Okay. Yes. Online. Due to some technical reasons, the meeting was interrupted. Now we are resuming back. ठीक है. एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बता रहा था. एक कंपनी जिसका भी अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे, वो कंपनी का नाम है AEL, यानी कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड. ये कंपनी जो है कई सालों से मार्केट में लिस्टेड है और अपना काम कर रही है. ठीक है. 2023 में जनवरी के आसपास, जनवरी 2023 में, ठीक है, एक न्यूज आती है. ठीक है. एक रिसर्च फर्म द्वारा, जब वो कंपनी का जो शेयर है वो 4000 पे होता है. कितने पे होता है? तब एक न्यूज आती है कि ये कंपनी के जितने भी लोन्स है, कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट्स है, कंपनी से इसका बिजनेस उतना है ही नहीं, और इन्होंने, आप बात करो लेकिन कंडीशन है ना, आवाज नहीं आनी चाहिए, मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए, बाकी तुम बात करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं. कुछ भी खाओ पियो कुछ भी करो, मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए बस. ठीक है. ओके. तो कंपनी ने कंडीशन रखी. कंपनी का वैल्यूएशन देखा गया तो हिरनबर्ग ने क्लियरली बोला कि ये कंपनी की इतनी औकात ही नहीं है, आसान भाषा में, जितना इनका वैल्यूएशन है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू माय माइंड, ये जो रिसर्च इन्होंने की, क्या ये रिसर्च जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने क्यों नहीं, अगर ये सच है तो. दूसरी बात, अगर ये सच नहीं है तो इस तरह से अगर कोई कंपनी के ऊपर आरोप कर रहा है तो वो सच है या नहीं, ये इन्वेस्टर्स को पता कैसे चलेगा. तो दीज आर टू थिंग्स. इज इट क्लियर? अब यहां से शुरू होता है इंपॉर्टेंस उस पर्सन का जिसको इसका नॉलेज. तो यहाँ पे आप बात समझिए, ये है AEL. ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ. ठीक है. क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा. AEL के अंदर हजारों लोगों ने पैसे लगाए. जब ये मार्केट में गए और मार्केट में इन्होंने बोला, जिसको आज तो बड़ी कॉमन बात हो चुकी है, IPO लाना, पता है ना. फिर IPO आता है, उसके बाद FPO आता है. ऐसा ना, ऐसा ना. उसके बाद जो शेयर होल्डर्स होते हैं, यस यस, वो अपने आगे वो शेयर्स को ट्रेड करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं. अपर सर्किट, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, पता होगा, सुना होगा तो लिखिए. यस ना. यस. और ये चलती रहती है, एक निरंतर प्रक्रिया है. राइट. ये चलते रहता है. तो एक बार कंपनी जब मार्केट में जाके लोगों से पैसा ले लेती है तो लोगों की इच्छा, एक्सपेक्टेशन एक ही होती है कि हमारे पैसे बढ़ने चाहिए. बट लोग, इन्वेस्टर्स, ये उम्मीद से पैसा लगाते हैं कि हमारे जो पैसे हैं इसका यूज और आगे इसका डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो अगर मैं टेक्निकली कहूं तो दो चीजों पे इन्वेस्टर बेट करता है, एक पर्सन पे और दूसरा बिजनेस पे. पर्सन कौन है यहाँ पे? ये आदमी कैसे, कैरेक्टर कैसा है, इनका न्यूज क्या है मार्केट में, रेपुटेशन क्या है. अगर कैरेक्टर ही खराब है तो 1000 करोड़ भी उड़ा देगा. अगर कैरेक्टर सही तो 5 करोड़ को 500 बनाएगा. इज इट क्लियर? दूसरा, आदमी बहुत अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो प्रोडक्ट चलेगा? सुजलॉन, सब अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन डेवलपमेंट ही नहीं हो रही कंपनी. इज इट क्लियर? कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कितना भी कुछ भी कर ले, एक लिमिट के ऊपर जा नहीं सकते. यस. इज इट क्लियर? कुछ लोग चीटिंग करते रहते. चीटिंग मतलब पैसा डालते रहते, लॉस करते रहते, पैसा डालते रहते, लॉस करते रहते. एक बहुत बड़ा फूड डिलीवरी वाला भी है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी. फिर आप बोलोगे प्रमोट कर रहा है या डिमोट कर रहा है, ऐसा ना. मुझे दोनों काम के पैसे नहीं मिले इसलिए मैं दोनों नहीं करूंगा. यस. इज इट क्लियर? पैसा डाल रहा है, लॉस कर रहा है, पैसा डाल रहा है, लॉस कर रहा है, फिर भी शेयर बढ़ रहा है. आई डोंट नो हाउ. ये एक अलग रिसर्च है. तो इन्वेस्टर्स का ले दे की बात ये आती है कि इन्वेस्टर्स तक कंपनी का रियल पिक्चर नहीं पहुंच रहा. डू यू एग्री? तो ये इन्वेस्टर्स है, इतने सारे इन्वेस्टर्स है, ये बोल रहे हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है. तो अब हम बात करेंगे जेन्युइन लोगों की, जिन्होंने अपना हार्ड अर्न मनी पर कंपनी में लगाया. ये बोलते हैं कि सर हमने 10 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किए. क्या कंपनी ये 10 लाख रुपए को कंपनी के लिए यूज कर रही है, या कंपनी यहां से पैसा लेती है और अपने सब्सिडरी को लोन देती है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि AEL जो है वो लोगों से 10 करोड़ रुपए लेते हैं और बाद में ये 10 करोड़ में से 3 करोड़ किसी ऐसी कंपनी को दिया जिसके अंदर इनके घर के लोग डायरेक्टर, मतलब टेक्निकली साइफनिंग ऑफ फंड्स. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? साइफनिंग का मतलब कंपनी में से पेमेंट विड्रॉ करना यूजिंग द लीगल मीन्स. मतलब अब ये 10 करोड़ का IPO आया, 3 करोड़ का दे दिया लोन यहाँ पे, मान लो अदानी ब्रदर्स नाम की कंपनी, उसको दे दिया. अदानी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, हाँ.
रिकॉर्डिंग तो चालू ही जी। यस ठीक। अडानी ब्रदर्स को दिया, क्या ये सही है? अगेन यू कैनॉट टेक एन एक्शन और यू कैनॉट से लाइक दिस, डिपेंड्स किस लिए दिया। कुछ परचेस करना है तो ओके, कुछ परचेस नहीं करना है और ऐसे ही दे दिया तो गलत है। इज इट क्लियर? अब ये देखेगा कौन जाके, क्या ये 10,000 शेयर होल्डर, 20,000 शेयर होल्डर, 1 लाख शेयर होल्डर, कुछ कुछ जगह पे तो करोड़ों में शेयर होल्डर थे। एक टाइम था कि रिलायंस का शेयर्स एक चाय बेचने वाले से लेके तो कंपनी के सीएफओ तक सबके पास। सारी बात समझ में? इज इट क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम किसी को डिस्करेज कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि 10 लास्ट लेयर से लेके तो अपर लेयर सबके पास शेयर था, लेकिन सब लोगों के पास इक्वल फाइनेंशियल नॉलेज है। तो ये सब लोग वेट कर रहे हैं कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने अपना पैसा कैसे यूज किया, इस बारे में हमें कोई तो कुछ तो बताया। तो ये रहा इन्वेस्टर, ये रही कंपनी, और ये बीच में जो ब्रिज है उसका नाम है। तो अब ऑडिटर जाएगा कंपनी में, यस, चेक करेगा, टेस्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, एनालाइज करेगा, इवेल्युएट करेगा, ऑब्टेन करेगा, इंफॉर्मेशन करेगा, डिस्कशन करेगा, किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ, और बोलेगा कि मैं चेक करने के लिए आया हूं। वो बोलेगी तुझे किसने अपॉइंट किया? तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है इन AGM बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। आई होप यू आर एट दिस इन कंपनी, ऐसा ना? एवरी कंपनी हैज टू अपॉइंट एन ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ईयर बिफोर द before the completion of the 6 months from the end of the financial year, वगैरह 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 हम हो गया। ऐसा ना? तो 30 सितंबर के पहले एजीएम लेनी है आपको, इन शॉर्ट, बराबर है? उस एजीएम में आपको तो 30 सितंबर 23 के पहले आपको 23-24 FY का ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो वो जो ऑडिटर है वो मार्च 24 के बाद जाएगा और खड़ा हो जाएगा कंपनी में, आई एम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, आई वांट टू चेक। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर भी आ सकता है, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि 23-24 का ऑडिटर है तो मार्च 24 के बाद ही आएगा। He can come even during the year also if he has something to check. Are you there? तो अब ये जो ऑडिटर है ये अपना पूरा नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस यूज करके कंपनी की वो मिस्टेक्स निकालेगा जहां जहां कंपनी ने गड़बड़ की, और उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेगा, हाईलाइट करेगा, बाहर निकालेगा, और तुम्हारे मेरे जैसे भोले भाले को स्टार शेयर होल्डर्स के साथ, इनोसेंट शेयर होल्डर के साथ डिस्कस करेगा और तुम्हें बताएगा तुम्हें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब बताओ कितना कितना ज्यादा विश्वास है एज एन ऑडिटर आपके समाज का, सोच रहे हो कि नहीं? अरे ऐसा ना, सोसाइटी की कितनी उम्मीद है क्या एक दिन आप जाके उन कंपनीज को ऑडिट करेंगे जहां पे हमने पैसा डाला। यस, एनी डाउट स्टिल नो? कुछ भी जो आपके दिमाग में अब तक हमने जो, मेरे को पता है कुछ लोग क्या चल रहे थे, ऑडिटर से बोलूंगे ना, एक बार ऑडिटर से बात कर लेते हैं ना, क्या कहना है? क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगा? सॉरी, करना चाहिए क्या? कि क्यों मैंने वर्ड चेंज किए? क्योंकि देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती। सारे फ्रॉड मैनेजमेंट ने किया ऐसा नहीं है, कुछ फ्रॉड ऑडिटर ने छुपाए। अंडरलाइन कीजिएगा मेरी लाइन, किए नहीं बोला मैंने। मैनेजमेंट तो करने वाला है, उनको फुल टॉस बॉल मिला है, वो तो घुमा के मारेगी 6। तुम्हारा काम था एज एन ऑडिटर उनके ऊपर चेक रखना, तुम्हारा डर होना चाहिए था मैनेजमेंट को। लेकिन अगर तुम इसमें फेल हुए हो तो फिर तुमने अपने प्रोफेशन के साथ, इंटीग्रिटी के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है। इज इट क्लियर? उसमें क्या होगा ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? सो बेसिकली एक कंपनी है, उसमें एक पर्सन को जाना है और चेक करना है सब कुछ बराबर है कि नहीं, एक लाइन में। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑडिट। लेकिन इतना सिंपल नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहेगी। कैसे जाना है, कब जाना है, कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, कैसे बात करेंगे, एग्रीमेंट क्या रहेगा, पैसे कैसे मिलेंगे। कि ऑडिट इज अ क्रीम। ऑडिट को क्रीम क्यों बोला जाता है? ठीक है? I audited when I was in PricewaterhouseCoopers. Now I can say obviously because it's been long time ago, so I can discuss not exactly the confidential things, but yes, some part of that. We used to audit Vodafone. Vodafone का हम audit करते थे, approximately 2 CR fees we used to charge from Vodafone. Bajaj Chakan, इसको ऑडिट हम करते थे, Volkswagen को ऑडिट करते थे, Mercedes को ऑडिट करते थे, डील मेटल, बार्कलेस के ऑडिट के बाद मैंने रिजाइन किया। मैं कभी जिंदगी में जॉब नहीं करूंगा। जब मैंने ऑडिट फीस और मेरा सैलरी का पैकेज देख लिया ना, उस दिन मैंने डिसाइड किया अब मैं कभी जॉब। और सच में, अगर मतलब उस दिन मेरा एक दोस्त था अक्षय कुमार, अभी KPMG में, वो उस दिन साथ में होता, मैंने बोला है बस सब ये देखने के बाद दिल कर रहा है कि आत्महत्या कर लो।
मेरा पैकेज और कंपनी की जो ऑडिट फीस हमने चार्ज की क्लाइंट, तो वन ऑफ द क्रीम बिजनेस जो है वो क्या है अपना, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हाईएस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो आता है वो कहां से आता है? एक क्लाइंट आपको करोड़ों रुपए देके जाएगा। यस, अभी हम अडानी का रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं। अडानी की फीस 1.44 करोड़। आई बात समझ? एसबीआई 5 करोड़ रुपए देता है। कितना? 5 करोड़। अब सोचो, आप कल जाके आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, आपकी फर्म हुई, 4-5 भी ऑडिट मिल गए तो चांदी नहीं, प्लैटिनम है। चांदी तो चांदी तो वैसे भी सीए बनने के बाद आपकी, ये ऐसा ना। आ रही बात समझ में? तो वन ऑफ द क्रीम बिजनेस है, ठीक है। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। देखिए, इस पे डिस्कस करने से बहुत कुछ है और हम डिस्कस करते रहेंगे। यस, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ऑडिटर 100% हर एक मिस्टेक को निकाल सकता है? क्यों? इतना सारा डेटा है, उसमें से क्या क्या निकालेंगे मिस्टेक? यस। तो अब यहाँ पे आता है अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ा है ना बिट्स एंड पीसेस में डिस्कस करूँ ताकि आपको ऑडिट समझ में आ जाए। एक बार ऑडिट समझ में आ गया ना, फिर अपने सिलेबस पे जाएगी। तो कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्ट पहले वो समझना जरूरी है, वो समझने के बाद ही आपको ऑडिट समझ में आएगा, ठीक है। एज we are having 11 chapters, we will restrict our discussion only which is related to syllabus। यहाँ पे मैं जो आपको एक एक बात बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना ही आपका दिल बहलाने के लिए बोल रहा हूँ। यस, मेरे पास भी टाइम बहुत कम है और आपके पास भी कम है। इज इट क्लियर? तो ये एक एक बात जो मैं बोलता हूँ स्टेज से, वो आपकी सिलेबस का पार्ट आप मान के चलिए, कहीं ना कहीं आपको टकराएगा। इज इट क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे यहाँ पे मुझे रेज करना है, अगर मैं किसी पर्सन को 5 करोड़ रुपए देता हूँ, तो मैं उससे एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर सकता कि वो मेरे एम्प्लॉय की हर एक गलती निकाले? बोलो, ह्यूमन है तो फिर और ह्यूमन लगाओ और उनसे चेक करवाओ, बराबर है क्या? हाँ जी, जरूरी नहीं हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया होगा। ओके। तो जिस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया है, क्या आप उसके बारे में रिपोर्ट में लिखेंगे कि मेंटेन नहीं किया गया है? लिखना पड़ेगा। ओहो हो, क्या बात, क्या नाम है आपका? सिद्धा? सिद्धा, अच्छा सिद्धा नाम है। ओके ओके ओके। तो अब बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक रिप्लाई आया है कि लिखना पड़ेगा, यू हैव टू, इट्स नॉट अ चॉइस, राइट? यू हैव टू राइट। क्यों नहीं कर सकता लेकिन, मुझे तो बताइए। रिलायंस का अगर मुझे ऑडिट करना है, 3 लाख करोड़ का टर्नओवर, कितने सेल्स इनवॉइस हो गए? मेरे ख्याल से अगर 100% चेक करना हो ना, तो 10 महीने तो ऑडिट चलेगा, ईयर खत्म होने के बाद, बराबर। तो ऑडिट रिपोर्ट मार्च का फाइनली अक्टूबर में होगा। ऑडिट रिपोर्ट अक्टूबर में हो रहा है, जब तक एजीएम की भी डेट चलेगी और सब चलेगा और सब चलेगा, बराबर है क्या? तो 22-23 का ऑडिट रिपोर्ट लोगों को 25 में मिलेगा। इज इट क्लियर? 22-23 फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट रिपोर्ट 2025 में मिलेगा। इज इट क्लियर? तो अब प्रॉब्लम क्या होता है समझिए। देखिए, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आएगी आपको, उसके बाद आपको ऑडिट समझ में आएगा। कोई कंपनी का अगर सेल्स है 3 लाख करोड़ का, कितना? 3 लाख करोड़ का, और इनवॉइसेस अगर मान लीजिए वो कंपनी के पास है 10 लाख इनवॉइसेस है। कितने इनवॉइसेस है? ये 3 लाख करोड़ है। कुछ लोग बोलेंगे 3 लाख के 10 लाख करोड़ है, करोड़। हाँ, 10 लाख इनवॉइस फिजिकली चेक करना या ऑनलाइन चेक करना, एक एक इनवॉइस चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल? बताइए मुझे। ये फाइनेंशियली भी विजिबल नहीं है, जिसको कमर्शियल वायबिलिटी बोलते हैं। वर्ड याद रखना, क्या बोलते हैं? कमर्शियल वायबिलिटी। कमर्शियल वायबिलिटी मतलब क्या? कि मैंने ये काम किया तो मेरे को परवड़ेगा क्या, आसान भाषा में। इज इट क्लियर? मेरी पॉकेट मनी आती है 500 रुपया, तो मैंने 700 रुपए का मूवी देखने जाना चाहिए क्या, मतलब खर्चा। इसको बोलते हैं कमर्शियल वायबिलिटी, ठीक है। तो 10 लाख इनवॉइसेस अगर चेक करने हैं, इसके लिए मैं अगर लोग लगाऊंगा तो कमर्शियल वायबिलिटी नहीं, प्रैक्टिकली लॉजिकली भी सही नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि एक ही टाइप का ट्रांजेक्शन है, डेटर्स टू सेल, डेटर्स टू सेल, डेटर्स टू सेल टू जीएसटी। हाँ सर, कामाचं राहिलं ना। डेटर्स टू सेल टू जीएसटी, डेटर्स टू सेल टू जीएसटी। इज इट क्लियर? और ये वो चिंदी रद्दी काम नहीं, कैश टू सेल वाले लोग नहीं है, स्टैंडर्ड काम चल रहा है, समझे क्या? कैश टू सेल्स जो आप करते थे वो नहीं, इधर इधर क्या है, डेटर्स टू सेल टू जीएसटी।
सेम एंट्री है, कोई चेंज नहीं हो रहा, कुछ मिस्टेक नहीं है, और सिर्फ फॉर्मेलिटी बोल के आप टिक कर रहे हो, मैच कर रहे हो। क्या मैच कर रहे हो? इनवॉइस वर्सेस बुक्स, इनवॉइस वर्सेस बुक। इधर टिक किया, इधर टिक किया, इधर टिक किया, इधर टिक किया, 10 लाख इनवॉइस पे आपकी टिक है। पूरा ऑडिट खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला। क्या निकली मिस्टेक? द सिग्नेचर इन ईच इनवॉइस इज नॉट सेम। ये आपका एरर है, ये आपने आइडेंटिफाई किया ऑडिट में। क्या वैल्यू एडिशन दिया आपने आपके शेयर होल्डर? दिया कुछ? दिया कुछ? इसलिए इसके लिए एक टेक्निक आई है जिसे बोला जाता है सैम्पलिंग। क्या आई है? आर यू देयर? तो अब देखिए जर्नी ये है अपना, ये ऑडिटर है, इसको पहुंचना है अपने मकसद तक। नहीं पहुंच नहीं पा रहा है। वाह, ठीक है। इंडिपेंडेंट नहीं है? अच्छा, व्हाट इज इंडिपेंडेंस? खुद का डिसीजन खुद फॉर्म करना। मतलब अगर जिग्नेश भाई और हम दोनों भाई भाई है, ये ऐसा ना, कल अगर मैंने प्रैक्टिस वगैरह सब छोड़ दिया और मेरा कोई बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा ऑडिट मैंने जिग्नेश को दिया, जिग्नेश जब आएगा ऑडिट के लिए, यस यस ना, मान लीजिए कि मैंने उसको पढ़ाया है, तो वो आया मेरे पास ऑडिट को, बोला सर आप तो सब फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने कहा क्या किया? सर जीएसटी कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। ऐसा ना, ऐसा ना, भाई तू मेरी मिस्टेक निकाले, भूल गया तेरे को सिखाया किसने था? यस, आज गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। छोड़ दे ये पॉइंट, मत लिख। क्या करेगा? अब अगर ये मेरी बात मान गया तो ये इंडिपेंडेंट, समझ में आया? When your views are not biased to anyone, is it clear? जब आप अनबायस्ड होते, is it clear? उसे क्या बोलते हैं? आप क्या हो? इंडिपेंडेंट। और ये इंडिपेंडेंट रहना है यहाँ। हाँ, तो आप बोलेंगे ये अच्छी आइडिया दिया आपने, क्वेरी निकाल के मैनेजमेंट से सेटिंग कर लेना, ये गलत है। इज इट क्लियर? ये आपके एथिक्स के अगेंस्ट है। मैं इसके बारे में बात करूंगा। एवरीवन देखिए, बिल्कुल मैं सच्चाई भी बताऊंगा, ये बात भी सच है कि कुछ जगह पे कुछ गलत काम हुए एंड नाउ दोस पीपल आर बिहाइंड द बार्स। मतलब इवन इन केस ऑफ पीडब्ल्यूसी आल्सो, यस और नो? सत्यम केस, unfortunately auditors are now behind the bars because they were also involved in some unwanted activities along with the management. Is it clear? Yes or no? चलिए, तो अब ऑडिटर को यहाँ पे पहुंचना है अपने जर्नी पे, कहाँ पे? रिपोर्टिंग पे। रिपोर्टिंग। सर अब आप एक ने एक वर्ड यूज किया है, वो है रिपोर्टिंग। इसके पहले आपने एक वर्ड यूज किया था, वो वर्ड का नाम क्या था सर? वो वर्ड का नाम था टेस्टिंग, बराबर? दोनों में डिफरेंस क्या है सर? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी? यस बिल्कुल, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मुझे अगर अडानी का ऑडिट मिलता है तो मैं जाऊंगा, चेक करूंगा, सब कुछ देख लूंगा और घर पे आ जाऊंगा क्या? ये सब किस लिए किया? ये सब क्यों किया? किसको बताने के लिए? किसको बताने के लिए? दैट्स व्हाई देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। एक बार आप क्या करते हो पहले, और बाद में उसका क्या करते हो? ऑडिटिंग में आप करते हो टेस्टिंग, और एश्योरेंस में आप करते हो। इसलिए आपके सब्जेक्ट का नाम सिर्फ ऑडिटिंग नहीं, क्या है? अगर सिर्फ ऑडिटिंग होता, सिर्फ ऑडिटिंग होता तो आपको सिर्फ टेस्टिंग वगैरह ही बताया जाता। मतलब मैं आके बताऊंगा ऐसे ऐसे ऑडिट करने का और घर पे चले जाने का। लेकिन अपना मेन काम क्या है? अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो एश्योरेंस का मतलब ये है कि आपकी मान लो कि आपकी कंपनी है चारों की, मान लीजिए आपकी चारों की कंपनी है, आपने मुझे एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया, राइट? आपने मतलब आपके मेंबर्स ने एजीएम में मुझे अपॉइंट किया, तो आप लोग मेंबर है और ये चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो आप लोग मुझे पूछोगे भाई क्या हालचाल, मैं जाऊंगा, चेक करूंगा, सब बोलूंगा ओके, कंपनी ओके है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ
है, ये कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब ऐसी चीजी बातें करना अलाउड नहीं ऑडिटर को। रखो रखो बहुत अच्छा है, फालतू का नहीं बोलने। प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं है तो कुछ मत बोलो। मैंने चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी आगे सुझाव देने की जरूरत रहने दो, बहुत अच्छी कंपनी है, सब बोलना जरूरी। आपको एक लाइन में बोलना है, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। अगर करते हैं तो बोलिए डज प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर नहीं करते तो बोलिए डज नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर। आई बात समझ में? तो अब ये जो जर्नी अपना, ये ऑडिटर का ऑडिट से लेके रिपोर्टिंग तक जाता है। अब यहाँ पे पहला आपको जो पहला जो पॉइंट आपको फेस करना है, भूषण सर का नाम लेके माइक चेक। चलिए ओके, आर यू देयर? ऑनलाइन वाले सब बने हैं ना मेरे साथ? आज बहुत अच्छा माहौल बना है आज, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो है सैम्पलिंग। ये पॉइंट आर्टिकल्स को बहुत पसंद है। क्या कोई बता सकता है क्यों? काम काम करना पड़ता है। कोई आर्टिकल को बोलो 100% टेस्टिंग है, तो वो मुझे फायदे गिनाना शुरू करते हैं सैम्पलिंग की। सर बट इफ द वर्क विल बिकम मोनोटोनस, it will not give us an output as we wanted, sir. We will repeat the work only, sir. There is no means of doing it. लगा कम काम करना है, yes sir. कुछ लॉजिकल भी देखिए, दो चीजें लॉजिकल है। एक क्या कि सैम्पलिंग अगर आप करते हो तो आप 100% चेक नहीं कर रहे हो। अब रिस्क क्या है कि जो छूट गया उसमें फ्रॉड हुआ तो, और 100% किया तो प्रॉब्लम क्या है, पूरा करने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो। क्योंकि आप ऑडिट ऐसे 9 8 महीने नहीं कर सकते, 1 महीना 1.5 महीना बस, उससे ज्यादा आप, मतलब बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, 1 से 1.5 महीने में खत्म करना है काम। 8 9 महीने 10 महीने तक काम नहीं करना। या फिर आप ड्यूरिंग द ईयर भी थोड़ा टाइम आती जाइए। इसीलिए 3 मंथ हो गया, चलो 3 महीने का कर लेते हैं, अप्रैल मई जून, फिर क्वार्टरली कर लेंगे, फिर अगला क्वार्टर, फिर अगला क्वार्टर, इस तरीके से। तो सैम्पलिंग का पर्पज ये है कि यू कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरी एंट्री, सो व्हाट्स एन अल्टरनेटिव, you logically and mathematically arrange the data in such a manner that कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चेक हो जाए। टॉप 10, टॉप 20, टॉप 25, समझ रहे क्या? यस। एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। 1000 इनवॉइस है, कितने वैल्यू है? 10 लाख। देखिए अभी सीएमए और बाकी पर्सन में क्या फर्क होना चाहिए। 1000 इनवॉइसेस है, सेल्स की बात कर रहा हूँ, वैल्यू 10 लाख है। उन्होंने कहा यार इतना चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे? तो आपने आपका दिमाग लगाना चाहिए। भाई इसको एजिंग करो, वर्ड एजिंग जानबूझ के यूज कर रहा हूं, इसको ब्रेकअप भी बोल सकते हो, लेकिन क्या बोलना है इसको? एजिंग। टॉप 50 निकालो, कितने टॉप 50 का वैल्यू कितना? सर टॉप 50 तो 5 लाख हो रहा है। वेरी गुड। अभी उसके बाद अगले 50 निकालो, कितना हो रहा है? सर उसकी वैल्यू 3 लाख हो रही है। कितने हो गए टोटल? तो बचे कितने अभी? और इनवॉइस कितने बचे? 900। ये दोनों, ये करूंगा मैं 100%, ये करूंगा मैं 80%, ये करूंगा मैं 20%। अब कितने इनवॉइस चेक करने पड़ेंगे? 50, 40, 180। इज इट क्लियर? कितने में काम हो रहा है मेरा? 270। समझ में आया? इंस्टेड ऑफ ऑडिटिंग हाउ मेनी इनवॉइसेस? 1000, कितने पे लेके आ गए मैं? और लॉजिकल है कि जो हाई वैल्यू आइटम है वो चेक कर ली। तो अब जो मेरे से ऑडिट करना रह गया, वो अगर ऐसा पॉइंट है, मतलब वो जो इनवॉइसेस मैंने ऑडिट नहीं किए, अगर उसमें फ्रॉड हुआ भी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत कम। क्या होगी? कम। उसकी वैल्यू क्या होगी? कम। और वो वैल्यू कम इतनी है कि गलती रही भी तो मेरे यूजर्स को, जो लोग मेरे ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर विश्वास रख के डिसीजन लेने वाले, उनके ओपिनियन में कोई चेंज नहीं है। 10 रुपए का अगर फ्रॉड है तो आप इतना माइंड करो,
10 करोड़ का हो तो करोगे ना। तो क्यों 10 रुपए मेरे लिए ये मायने नहीं रखता, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर 3 लाख करोड़ है। आई बात समझ में? तो 10 रुपए का फ्रॉड है, फ्रॉड ही है, लेकिन वो फ्रॉड की मॉनिटरी वैल्यू को देख के यूजर्स डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल, आप नासिक रोड में रहते हो, आपके 2 रुपए अगर गुम हो जाए माइंड्स पार्क के, आपको घर पे जाके याद आए, आप आओगे ऑफिस से? आप नहीं। लेकिन यहीं पे आपके अगर 2,000 रुपए गुम हो गए तो आप आओगे, क्योंकि नासिक रोड से माइंड्स पार्क तक आने के अंदर किराया बहुत उससे ज्यादा लग जाएगा। सही है कि नहीं? इसको क्या बोला जाता है? कमर्शियल। समझे कि नहीं समझे? और इस चीज को कितना इग्नोर करना है, तो जितना मैं इग्नोर कर सकता हूं उस लेवल को बोला जाता है लेवल ऑफ मटेरियलिटी। कौन सी लेवल? आई बात समझ में? तो सैंपलिंग का, मटेरियलिटी का एक अटूट रिश्ता है आपस में, और इसके अंदर मैं तीसरा रिश्ता लेके आ रहा हूं। आ रही है? सब है के साथ में? तो सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट समझा? ऑडिटर को सैंपलिंग लगाना है, लेकिन ऐसा लगाना है कि चेक भी हो जाए, वैल्यू पे भी मेरे को भरोसा आ जाए। अभी देखो, जब मेरे को 5 लाख पे कवरेज मिलता है, तो भाई 5% इनवॉइस चेक करके 50% वैल्यू पे कवरेज मिल रहा है। गुड डील। बच्चे भी खुश, आर्टिकल है, घर पे जल्दी जाएंगे, ऐसा उनको लगता है सिर्फ। समझेगा आपको आर्टिकल सिर्फ में सारे राज अभी क्यों खुल। आपने वो चुप चुप की मूवी देखा है? इसमें वो राजपाल यादव होता है, पता है? यस। ये शूज पॉलिश करो, कुछ जूते पैरों के साथ चल के बाहर गए, जैसे वो भी आधे वो भी दे दिया जाए। देखा है ना? सर, मैं कोई चिराग से निकला हुआ जिन हुई, तो सारे काम आज ही करा रहे बस। कभी कभी मुझे इसमें एक आर्टिकल ही दिखता है। चलो, ऐसे ही तो आप गैलोनाइज होके अच्छे प्रोफेशनल बनोगे, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो पहला काम सैंपलिंग समझ में आ गया सबको? अब मेरा क्वेश्चन है सर, ध्यान से सुनो। अब आपके सामने एक ट्रिकी क्वेश्चन है सर। मेरे को न्यूज मिली है कि ये जो कंपनी है ना, इसके अंदर बहुत हाई लेवल का फ्रॉड हो रहा है, हर चीज में फ्रॉड है। लास्ट ईयर इनके एम्प्लॉइज ने 2 करोड़ के डुप्लीकेट एक्सप्रेस बुक किए। कितने के? मतलब इन्होंने कॉलेज रोड टू सीबीएस 1,000 रुपए लगाया था ऑटो का। ये लेवल का चल रहा है स्कैम, समझे क्या आप? और सब लोग करप्ट है। नीचे एम्प्लॉय बनाता है डुप्लीकेट वाउचर, यस, ऊपर उसका जो सीनियर होता है वो थोड़े लेता है, उसके ऊपर का सीनियर लेता है थोड़े, सब ऐसे थोड़े थोड़े पैसे खा के कंपनी को लूट रहे हैं। तो ये बात बाहर आ गई। ये न्यूज मिलने के बाद में क्या आप लोग अभी भी सैंपलिंग पे जाओगे कि 100% चेक? क्या ज्यादा लग रहा है आपको इसमें? क्या बढ़ गया आपका? क्या बढ़ गया? रिस्क। किस चीज की रिस्क बढ़ रही है? लेकिन एग्जैक्ट हो क्या रहा है? मतलब क्या अगर मैंने चेक नहीं किया तो जो छूट जाएगा उसकी वजह से मेरा ओपिनियन क्या हो जाएगा? गलत। ओपिनियन क्या हो जाएगा? तो इन शॉर्ट मेरे ओपिनियन गलत होने की जो रिस्क है उसका नाम क्या रहेगा? ऑडिट रिस्क। क्या नाम रहेगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपको, जिसके ऊपर सीधे सीधे 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन, और अब मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं, हायर द ऑडिट रिस्क, हायर द सैंपल साइज। ट्रू और फॉल्स? हायर द ऑडिट रिस्क, हायर द सैंपल साइज। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। आगे से एक वर्ड लगा देते, एक्सप्लेन। अब बच्चा बोलते इसका तो मेमोरी टेक्निक ही नहीं है। प्रॉब्लम समझा है आपको? क्यों आप याद नहीं कर सकते? आप बच्चा क्या याद करके आता है? रिस्क का मतलब क्या, रिस्क के फीचर क्या, ये वो सब उसको वो सब याद है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या अगर रिस्क ज्यादा है तो सैंपल साइज भी ज्यादा है। इसको मैं कोरिलेट करके लिखूं क्या? इसके लिए आपको ये जो डिस्कशन अपन क्लास में कर रहे हैं वो प्लस जो कुछ चीजें लिखेंगे वो काम में आए। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? दूसरी बात, क्लास में आपको अटेंटिव रहना, दिमाग लगाना। अब ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं। कई लोगों का ड्रीम है कि उनको कोई बिग फोर में आर्टिकल करना है या बाहर करना है या जहां भी करना है, स्टैट ऑडिट उनका पहला फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये स्टैट ऑडिट के अंदर आपको सब सीखने मिलेगा। आजकल थोड़ा फैंसी चल रहा है कि मेरे को स्पेशलाइज आर्टिकलशिप करना है, ये करना है, वो करना है, बट ठीक है। बट प्रैक्टिकली माय पीओवी, थोड़ा इंस्टाग्राम वाला, इन माय पीओवी
यू शुड डू आर्टिकलशिप इन स्टैट ऑडिट, जहाँ पे आपको सब सीखने मिलेगा, इंक्लूडिंग टैक्स। टैक्स भी उसी का पार्ट है, इसके अंदर सब आ जाता है, क्योंकि आपको फ्री हैंड मिलता है ना जब आप स्टैट ऑडिट में जाते हो। आप कंपनी का जीएसटी भी चेक कर सकते हो, इनकम टैक्स भी कर सकते हो, कॉर्पोरेट टैक्स, फॉरेन, टीडीएस, विदहोल्डिंग टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग, एवरीथिंग यू कैन, एम&ए, फॉरेंसिक। आप स्टैट ऑडिटर हो गई, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट ऑडिटर मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपनीज एक्ट में। कोई मैनेजमेंट कैसे बोल सकता है आपको कि मैं आपको मेरा फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं बताऊंगा? बताओ, इधर हमको चेक करना है फॉरेंसिक ऑडिटर ने तुम्हारी कंपनी के बारे में क्या बोला है। अगर उसने बोला हो कि कंपनी में कुछ खतरा है तो हम लिखेंगे किसको, शेयर होल्डर्स के लिए, कि कंपनी में डेंजर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला काम हम करेंगे सैंपलिंग। दूसरा, सैंपलिंग होने के बाद में अपन शुरू करेंगे टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर अपन अलग अलग मेथड लगाते हैं, कैसे चेक करने का, क्या चेक करने का, वगैरह वगैरह, ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि लॉजिकल है। हर कंपनी में एक सिस्टम होता है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एकदम छोटा सा एग्जांपल। आप में से कितने लोग बाइक पे आते हैं? इतने लोग बाइक पे आते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपके बाइक में ब्रेक दिया है, क्यों दिया है? आपको दिख रहा है कि दूर से कोई ऑब्स्टेकल है, तो आप क्या करते हैं? आप उसको रोकने के बाद रियलाइज करते हैं, अरे यार, धीरे 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 क्या करते हो, गाड़ी को कंट्रोल। अभी क्या चक्कर है? व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? बात को समझिएगा। हुआ ये कि ऑडिटर और मैनेजमेंट, ये दो लोग साथ में बैठे और एज्यूम करते हैं कि मैं भी एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हूँ, है वो एज्यूम क्या हुई मतलब, और ये चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इन्होंने मुझे हायर किया और बोला कि सर आपका एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? आप ना फ्रॉड होने के बाद हमें बताते हो कि आपकी कंपनी में फ्रॉड था। सही है। मैंने कहा क्योंकि पुलिस तो सब होने के बाद ही आती है, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है? हमें तो तभी पता चलेगा ना जब हम क्या करने आएंगे, और ऑडिट करने हम कब आते हैं? ईयर एंड के। बोले सर ऐसा कुछ करो क्या, हो ही ना। इज क्लियर? ऐसा क्या कर सकते? फिर हमने लिस्ट डाउन किया, ठीक है, इनकी कंपनी है कोरफॉक्स लिमिटेड, इन्होंने मुझे हायर किया एमकेसी को एज एन ऑडिटर। तो हम लोग साथ में बैठे, मैंने कहा कहाँ फ्रॉड होता है? बोले सर एम्प्लॉय डुप्लीकेट वाउचर बनाते हैं। डुप्लीकेट वाउचर समझते हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, लंच एक्सपेंस। लंच सर यहाँ पे कृष्णा में वड़ा पाव खा लेंगे और फिर जाके कोई होटल में डुप्लीकेट बिल लेके आते हैं कि देखिए ये हमने खाना खाया। इज क्लियर? ऐसा ना, इस तरह से कंपनी को लूट रहे। ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ सर के एम ना हो। यस। तो मैंने कहा ठीक है, आप कोशिश कीजिए, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं ऑडिटर हूं। मेरा काम है आपने बनाए हुए सिस्टम को चेक करना, मेरा काम सिस्टम बनाना नहीं। अरे सर पैसे ले लो। नो, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम इंडिपेंडेंट। वैसे पैसों की जरूरत है मुझे, बट आई एम एन इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई आई विल नॉट डू दिस असाइनमेंट। हाँ, मैं ये काम किसी उस कंपनी के लिए करूंगा जहां पे मैं ऑडिटर नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आप किसी ऐसे सीए को हायर कर लीजिए जॉब पे जिसको इसका नॉलेज, ठीक है? तो उन्होंने जिग्नेश भाई को बुलाया और जिग्नेश भाई को हायर किया। अब जिग्नेश भाई ने क्या बोला? अब मान लीजिए जिग्नेश भाई और सब बैठे, बोले आपने को फ्रॉड ढूंढना है, होने नहीं देना है, ढूंढना नहीं, क्या करना है? प्रिवेंटिव चल रहा है। तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया, कोई भी एम्प्लॉय को कहीं भी जाना है तो पहले उसको उसका परमिशन लेना पड़ेगा वाउचर को सबमिट करने के पहले, कि कहाँ गया था, किस काम से गया था। उसके ऊपर का जो सुपीरियर है उसको बोला गया कि तेरे को हर वाउचर के पीछे रीजन लिखना है कि इसको तूने क्या काम से भेजा था। अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तुमको मील के लिए इतना ही परमिटेड, तुम 150 रुपए में जो खाना खाना है। समझ में आया? 150 के ऊपर तुमको खाना, अगर खाना है तो ऊपर के पैसे तुमको डालना। स्ट्रेटेजी समझ रहे हो? ऐसा ना, ये सब जो थे अलग अलग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन की। इससे हुआ क्या? अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, प्रसन्न इज एन एम्प्लॉय, तो वो दिमाग लगाता था क्या यार अभी मैं 150 के ऊपर का अगर वाउचर बनाऊंगा तो क्या होगा? रिजेक्ट। 150 अप्रूव, 100 रिजेक्ट। अब जो फ्रॉड होने वाला है वो होगा एक। दूसरी बात, अगर फ्रॉड हुआ भी तो पकड़ा जाएगा। इज इट क्लियर? तो इंटरनली अंदर के अंदर ऐसा सिस्टम बनाओ जो होने वाले मिस्टेक को कंट्रोल करे। इसको क्या बोला जाता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम।
अब मैं एज एन ऑडिटर, मेरे लिए कितनी भारी चीज है। अपना काम कौन कर रहा है? आईसीएस। ये काम अपना था ना, कौन कर रहा है? समझ रहे क्या आप? ये काम टेक्निकली किसका था? अपना, एज एन ऑडिटर। लेकिन कौन कर रहा है अभी? आईसीएस। तो अगर आईसीएस ठीक से काम कर रहा है, अगला सेंटेंस में बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज एफिशिएंट, ऑडिटर नीड नॉट हैव टू वर्क मोर। कम काम किया तो भी चलेगा, क्योंकि कौन ठीक से काम कर रहा है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इज क्लियर? तो ये चेक करते हैं अपन, और लास्ट में अपन आते हैं इसके ऊपर, इसको बोला जाता है डिस्कशन एंड कंक्लूजन। जैसे कि अभी टीम होती है, वी यूज्ड टू व्हेन वी यूज्ड टू वर्क फॉर वोडाफोन, 4-5 कंट्रीज का मैं करता था और एक सीए था वो करता था। हमारे अंडर रिस्पेक्टिव आर्टिकल थे, तो हम लोग बैठते थे, बातचीत करते थे, ये वो ऐसा ऐसा, और काफी मेहनत का काम था। ठीक है, लोगों को लगता है बिग फोर में जॉब करना बहुत फैंसी है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा काम होता है। एक साल में आपसे वो 2-2.5 साल का काम करा लेंगे। यस। तो व्हेन यूज्ड टू सिट डाउन, डिस्कशन होता था, ये क्या ओपिनियन है। माय मैनेजर यूज्ड टू आस्क मी, हां गारू, व्हाट डू यू थिंक? मैंने कहा, आई थिंक द 4 कंट्रीज दैट अलॉटेड टू मी, 2 ऑफ देम आर गुड, but 2 of them are not good, and I think we cannot conclude that they are presenting a true and fair. क्यों? उसका क्या देना होगा मुझे? प्रूफ। क्या देना होगा? तो इसलिए कोई भी जो कंक्लूजन पे आप जब आते हो, उसके लिए क्या देना पड़ता है आपको? ऑडिट एविडेंस। इज इट क्लियर? और ऑडिट एविडेंस कहां से आएगा? जब तुमने ऑडिट किया, तुमको जो जो गलत लगा, वो तुमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लिख के रखना पड़ेगा। पहले क्या करना है? उसको लिख के रखना है। जिसे क्या बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है। अब मुझे बताओ, अगर आपने जब ऑडिट किया तब डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? अब जब एविडेंस ही नहीं, तो तुम किस पे नहीं पहुंच पाओगे? जब कंक्लूजन ही नहीं, तो क्या नहीं कर पाओगे? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया यहाँ पे? सो नाउ कैन आई से द मास्टर लाइन ऑफ योर लाइफ, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज वर्क नॉट डन। यस, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज, ये लाइफ टाइम याद रखिए, जब तक अलाइव है आप इस धरती। यस, सच्चाई वही होती है जो साबित है, बाकी सब क्या होता है? झूठ होता है। रहेगा यार, ये यहां से आया, समझे आप? कल जाके काउंटर पार्ट बोलता हूं मैं, कोई कंपनी का आपने बहुत अच्छे से ऑडिट किया, आप मैनेजमेंट को आपने कोई बिल्कुल भी ये नहीं किया, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे आप, किसी भी तरह से उनके फेवर नहीं लिए। मैनेजमेंट बोलता था, सर आपको कहीं कुछ घूमना है तो बता दीजिए, आप ऑडिट पे गए, मान लीजिए बैंगलोर गए, आपको वाला बोला उन्होंने, सर जाके घूम के आइए, ये वो, कुछ फेवर नहीं लिया। बोले सर चलिए अच्छे रेस्टोरेंट में, नहीं कुछ नहीं, मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा, बिल्कुल मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए आपका। स्ट्रिक्ट ऑडिट किया, उसके बाद भी आपसे कुछ ना कुछ रह गए। समझ रहे आप? और बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटी ने आपको पूछा, क्या भाई इसका, ये कंपनी के अंदर तो गड़बड़ थी, एज एन ऑडिटर तुमने क्यों छोड़ दिया? अब हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्या ये पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल है ना? उस समय आपको बचाएगा कौन, पता है? कौन बचाएगा आपको? गेटिंग माय पॉइंट? हेलो, एनी डाउट्स टिल नाउ? हाँ जी। डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर होता है क्या? आईसीएस एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आप सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ आईसीएस। आपके ऑफिस में, अभी आप कॉमन बताओ, आप क्लास आए कि नहीं आए, ये आपके पेरेंट्स को कैसे समझते हैं? आईसीएस। क्या ये भी एक आईसीएस? इज इट क्लियर? लिफ्ट के अंदर 5 से ज्यादा लोग जाने नहीं चाहिए, इसलिए कौन है? क्या है वो भी? आईसीएस। अरे समझ रहे कि नहीं? जहां जहां पे मिस्टेक हो सकती है वो ना हो, इसलिए जो सिस्टम लगाया है उसका नाम क्या है? आईसीएस। तो अब ये जो मैंने मिस्टेक बोला ना, ये मिस्टेक आज के बाद नहीं बोलेंगे, इसका नाम रहेगा मिस स्टेटमेंट। क्या नाम रहेगा इसका? हाँ जी। साइन करेगा, पर ये लिखेगा,
कि ट्रू एंड फेयर नहीं है, उसके नीचे साइन करें। और याद रखिए, जब आप बोलते हैं ट्रू एंड फेयर नहीं है तो ऐसे आप वेग नहीं बोल सकते, आपको लिखना पड़ेगा क्यों नहीं। किसी ने पूछा क्यों, ऐसे ही आज मूड नहीं हुआ, ऐसे नहीं चलेगा, रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि वो बेचारों के करोड़ों के पैसे लगे आपकी रिपोर्ट पे। एक ऑडिट रिपोर्ट पे कंपनी के शेयर कोलैप्स हो जाते हैं। यस, इसमें सब वही लोगों को प्रॉफिट में होते हैं जिनको पहले समझ में आ जाता है। नहीं करा सकती, क्यों, कैसे फिर से कराएंगे ऑडिट, नहीं करेंगे। आपको आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है बिल्कुल अनबायस होकर देना है, नंबर 1। और आपके ऑडिट के बाद कंपनी फिर से ऑडिट नहीं करा सकती। अगर करानी है तो उसको पहले प्रूव करना होगा कि ये ऑडिटर ने अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं की, और वो भी ईजीएम लेके। अपने अपने 4 लोग मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते बीओडी में, क्योंकि बीओडी तो हमेशा अगेंस्ट ही रहेगी ना, क्योंकि ऑडिटर उनकी मिस्टेक निकाल रहा है। देखिए, ये ऐसा प्रोफेशन है विच इज नॉट जनरली वेलकम। कोई आपको जनरली कोई वेलकम नहीं करता, और जो रिस्पेक्ट भी मिलता है वो फियरफुल रिस्पेक्ट होता है। मार्क माय वर्ड्स, फियरफुल रिस्पेक्ट होता है। जो आप आपके प्रिंसिपल होते हैं ना कॉलेज के वगैरह, ऐसा नहीं, उनसे आप डरते हैं, ऐसा ना थे। हम तो डरते थे भाई, अभी नहीं पता, आजकल आजकल वो टीचर डरते हैं। अरे अरे बड़ा ये रडून होते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कल हम होमवर्क करके आएंगे, ठीक, इज क्लियर। तो वो होता है फेयरफुल रिस्पेक्ट। तो ऑडिटर जनरली जाता है तो सब लोग डरते हैं, लेकिन कैसे डरते हैं, फेयर। इज क्लियर। तो ये अपना जर्नी शुरू होगा ऑडिटर का, सैम्पलिंग से लेके एंड होगा कंक्लूजन। एनी डाउट, ये जर्नी समझा, जर्नी समझा। अब बात करते हैं सर, ऑडिटर जो अपना रिपोर्ट देगा, जो अपना कंक्लूजन देगा, जो अपना क्या देगा, अश्योरेंस, ये कैसा रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा कि रीजनेबल? रीजनेबल कि एब्सोल्यूट, बोलो क्यों रीजनेबल? इतने पैसे देके भी रीजनेबल, मतलब ऑडिटर तो विन विन है, चेक भी नहीं करेगा और बोल देगा हमने तो बोला था, कुछ रहेगा तो हम जिम्मेदार, हमने कोशिश पूरी की, लेकिन क्या करें। नजदीक तक क्या होता है, फिल्मी डायलॉग लिख देगा, कुछ भी कर लो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। पूरा ऑडिट किया, कुछ ना कुछ तो रह ही जाए, आखिर में हम भी तो इंसान है, ऐसा ना, गलती इंसान से होती है, गलती से हम भी इंसान है, इसलिए चांसेस है कि हमारे से कुछ ना कुछ रह गया, ऐसा बोल के बच जाए। ये तो गलत है सर, ऐसा किसी को लगता है, लग सकता है, और वो लगना सही, मुझे भी लगता है, आज तक लगता है। कितने लोग बोलते हैं मेरे साथ में कि सर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं, एब्सोल्यूट होना चाहिए। नको असं करू, एकच काही ते। हाँ जी, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कितने लोग बोल रहे हैं? देखो अभी ठाम रहो, कंफर्म रहो, फर्म रहो, ठीक है। रिजनेबल कितने बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं अंदर झाला यार, तो आता तरी घरी जाओ। सब बर्ड्स भी घर चले गए सर हम। हाँ जी, चलिए, तो दोस्तों ऐसा है, रीजनेबल एश्योरेंस हम देंगे, एब्सोल्यूट नहीं दे सकते। लॉजिक बीइंग ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग, इसका लॉजिक बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? सब लोग है मेरे साथ? कोई सोया तो नहीं, कोई खोया तो नहीं? आजा आजा इधर आ जाओ, काही काही नाही, थंडी आहे, सगळे घरात आहे, काहीच मिस करत नाही तुम्ही, इकडे बघा, इधर इधर ध्यान दो, ठीक है? ये फिर से एग्जांपल लूंगा मैं, फोर फॉक्स लिमिटेड ने मुझे, अब ये चारों एकदम स्टार्टअप वुमेन एम्पावरमेंट ये वो जैसा ना, इन्होंने सीए बनने के बाद में डिसाइड किया कि ये कुछ रखा नहीं है, 3-3, 4-4 हजार रुपए के आईटीआर भर के कुछ भला नहीं होगा, कुछ तो एक वेंचर शुरू करते हैं अपन, बराबर? और ये मिर्जा मिर्जा जैसे लोग ऑडिट वॉडिट करते रहेंगे, सिंधी काम, अपन डायरेक्ट 1000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, एक आईपीओ लाएंगे, अपने शेयर्स लोगों को बेच देंगे और बिजनेस करेंगे फिर, ठीक है? यस, ओके। तो ये चारों ने मुझे हायर किया एज एन ऑडिटर, ठीक है? अब हो क्या रहा है प्रॉब्लम, क्यों मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, आप बात समझिए। फोर फॉक्स लिमिटेड ने अपने कंपनी का जितना भी परचेसिंग है, ठीक है,
पहले तो इनका P&L देखा मैं गया, मैंने कहा बताइए क्या है। यस, तो चारों ने बताया, अरे सर आइए आइए, थैंक यू सर आपने किया। मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन 1000 करोड़ का आपका टर्नओवर है, आपकी कंपनी 200 करोड़ लॉस में चल रही है, और क्या चक्कर है? बोले हाँ ना सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ही बहुत ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक, मेरा थोड़ा सा मैंने एनालिसिस शुरू किया कि 1200 के अंदर है क्या, 1200 करोड़ तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जब इसके अंदर में गया तो पता चला इन्होंने चारों ने मिलके अपने अपने ब्रदर्स के नाम पे एक कंपनी बनाई। समझ रहे आप? इज इट क्लियर? एबीसी लिमिटेड, और सारा परचेज एबीसी लिमिटेड से हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटेड पार्टी एएसए टीम। हुआ है क्या बाकी? ठीक है, होगा अभी, ठीक है ठीक है। पूरा के पूरा परचेज एबीसी लिमिटेड से हो रहा है। अब आप बोलोगे तो इसमें क्या गलत है सर? कौन से लॉ में लिखा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते? रुको जरा, सबर करो। जब हमने देखा तो एबीसी लिमिटेड जो चीज इनको 1200 में दे रहा है, उसकी मार्केट प्राइस है मात्र। इज इट क्लियर? अब इतना रिसर्च मैंने करके जब इनको पूछा कि आप वेंडर चेंज क्यों नहीं करते, तो बोल रहे नहीं सर, अच्छा वेंडर है, टाइम टू टाइम सप्लाई कर देता है प्रोडक्ट, अच्छा आदमी है सर, छोड़ो सर। मैंने कहा अच्छा, मार्केट प्राइस है 500 करोड़ महंगा दे रहा है अपने को, और फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि आपके बैलेंस शीट के अंदर जो इक्विटी है वो किसका है? इन्वेस्टर्स का। आ रही बात समझ? अब इमेजिन कीजिए, अगर ये चीज मुझे पता ही नहीं, और ये इतना मैंने रिसर्च भी नहीं किया, एबीसी लिमिटेड के साथ सिर्फ रेगुलर ट्रांजैक्शन हो रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक रिलेटेड पार्टी है? क्या ऑडिटर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि हर एक के घर में जाके होम्योपैथी के डॉक्टर की तरह इंक्वायरी करें? बता ना क्या काय आवडतं जेवायला? राग राग कधी येतो तुम्हाला? का राग येतो? असे प्रश्न विचारल्यावर राग येतो. ठीक है, सुनाए आपको जिनको, जिन्हें ये किया होगा उनको पता होगा। ऐसा ना, इनका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं ऑडिटर से कि मैं चारों के साथ बैठूं? हाँ बताइए भाई, आपके भाई क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, क्या क्या बिजनेस है, ये सब पूछूं मैं? तो क्या ऑडिटर को पॉसिबल है ये ट्रेस करना ईच एंड एवरी पर्सन जिसके साथ कंपनी डील कर रही हो कौन है? क्या ये पॉसिबल है ऑडिटर? पॉसिबल है? यही से शुरुआत होती है कि ऑडिटर कैन नॉट रिपोर्ट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन वेयर देयर आर चांसेस ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। आई बात समझ? इसलिए ऑडिटर कौन सा एश्योरेंस नहीं दे सकता? एंड ही हैज टू सेटल डाउन फॉर रीजनेबल एश्योरेंस। समझी के बात? एग्री करते आप लोग? एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम याद? हाँ जी। अभी ये एग्जांपल में मैंने हाईलाइट करने के लिए आपको एग्जैगरेट करके बोला। आपको मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ, आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर मैं 1 लाख टन का माल परचेस करता हूँ, 1 लाख टन, हाँ, और किलो, 1 किलो के पीछे अगर 2 रुपए भी ज्यादा देता हूँ तो ऑडिटर ट्रैक नहीं कर पाएगा। मार्केट प्राइस क्या है? 199, आप कितने में ले? 201। हाँ ठीक तो है। अब कितना ले रहा है भाई तू? 1 लाख टन ले रहा है, मतलब 1 लाख kg है, 5 और 3, हाँ 8 0, ऐसा ना? इज इट क्लियर और नॉट? तो ये इस तरीके से, इसलिए ऑडिटर को, और इतने प्रोडक्ट, अभी कुछ कुछ कंपनी का हम ऑडिट करते हैं, 3-3 हजार प्रोडक्ट सेल करते हैं ट्रेडिंग में, क्या कर लेंगे आप? इन्वेंट्री, एक मिनट, एक लास्ट एक इन्वेंट्री की बात करो। तो सोनी का मैंने स्टॉक ऑडिट किया था जब मैं बिग फोर में था। सोनी का स्टॉक ऑडिट किया था, तो यहाँ पे आप खड़े रहोगे तो अगर दूसरा आदमी वो कॉर्नर में गया, इतना बड़ा वेयर हाउस को दिखाई नहीं दे रहा, किधर है? फोन पे बात कर रहे, किधर है? इधर देना, मी सोनी जवळ, मी पण तिथं देणार। टीव्ही दिसतंय का? म्हटलं टीव्हीच दिसतंय, ऐसा ना? 17,000, 15,000, 10,000 प्रोडक्ट एक दिन में स्टॉक ऑडिट करना, कैसे करेंगे? अच्छा, प्रोडक्ट पैक है, टीवी है कि नहीं, यहाँ से शुरुआत।
अब मैं स्केप्टिकल माइंड, ऑलवेज क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड होता है ऑडिटर का। कैसा माइंड होता है? इसको क्या बोलते हैं? स्केप्टिकल माइंड। स्केप्टिकल माइंड। आप पूछोगे इसमें टीवी है कि नहीं, वो बोलेगा ठीक है मैं ओपन करके बता देता हूं। दूसरे में है क्या, तीसरे में है क्या, चौथे में है क्या? डिफेक्टिव तो नहीं है, बिकॉज इफ इट इज डिफेक्टिव इट हैज टू बी रिटन डाउन, राइट ऑफ करना पड़ेगा ना। इट इज नो मोर योर कॉस्ट, सॉरी स्टॉक इन ट्रेड, इट हैज टू बी रिटन डाउन, बराबर है? प्रैक्टिकली पॉसिबल। अच्छा एक दिन में कर रहे हैं फार्मा कंपनी, आपके ठीक है, आप लोग तो भी ठीक है, काफी अच्छा आईक्यू लेवल है, मेरे जैसे इंसान को तो सब कुछ पानी दिखता है। ये वैक्सीन 20,000 का, ये 100 रुपए का। ये कैंसर का ट्रीटमेंट है, ये भी आपका नॉर्मल, आपको अगर वायरल होता है तो। दोनों क्या दिख रहे हैं? वाटर। कैसे करेंगे ना कुछ? बोले स्टिकर लगा, ये निकाल के इस पे लगा। बात समझ रहे आप? कैसे चेक करोगे? डेयरी मिल्क का मॉन्डेलस फूड्स, पुणे में प्लांट है मॉन्डेलस फूड्स इंडिया का। ओके, मॉन्डेलस फूड्स करके डेयरी मिल्क जो आती है ना, उसका प्लांट। डब्ल्यूआईपी चेक करना है, मैं फुल फॉर्म में गया। डब्ल्यूआईपी उधर भी सीए होते हैं आपके काउंटर पार्ट जो कंपनी के अंदर होते हैं। बोले डब्ल्यूआईपी चेक करना है, सरकास्टिक स्माइल दिया उसने, तभी मुझे कुछ तो डाउट आया। आ जाओ, प्लांट में लिख गए, बड़ा सा टैंक है, इसमें डब्ल्यूआईपी। हॉट बॉइलिंग कैरमेल होता है ना, कैरमेल। मेरा असिस्टेंट ऐसा ना, वो एक और लड़की थी, नाम नहीं आता मेरे को उसका। बोले सर क्या करने का? क्या कर सकते हो तुम? फिर हमने दिमाग लगाया कि भाई दिन में कितना आपने इनपुट कितना डाला, कितने दिन में आउटपुट निकलेगा, इनपुट आउटपुट में इवेपोरेशन लॉस कितना होता है, प्रोसेसिंग लॉस कितना होता है, नॉर्मल लॉस कितना होता है, एबनॉर्मल लॉस कितना होता है, अगर आउटपुट इतना निकलने वाला है तो अंदर टैंक में कितना होगा। समझे आप? इसको हमने क्या कर लिया, कल हम पे कोई आंच ना आए इसलिए जो भी मैंने ये इतनी ज्ञानबाजी की, इसको मैंने क्या कर लिया। तो कल अगर कोई मुझे पूछेगा क्या रे भाई, डब्ल्यूआईपी चेक किया था कि नहीं, और किया था तो कैसे किया था, ये रहा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पर अगर मेरे पास ये नहीं है, और कल अगर मुझे किसी ने पूछा कि तूने डब्ल्यूआईपी चेक ही नहीं किया, तो मेरे पास क्या नहीं है? लॉजिक आ गया समझ? एनी डाउट्स इन दिस? हाँ जी, कुछ आपका सवाल था? सर उस केस में सामने वाले ने बताया कि रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसलिए आपको पता चला, तो लेजर ओपन करके भी ज्यादा ट्रांजैक्शन एक ही डेबिट से तो पता कर सकते हैं। लेकिन रिलेटेड पार्टी ये कैसे पता चलेगा? हाँ जी, नहीं बताएंगे ना वो भी तो सीए चारो, और मेरी स्टूडेंट है। सोचो कैसे लेथल वेपन हो गया, सोचो। नॉलेज भी है, स्किल भी है, एक्सपीरियंस भी है, हार्डवर्किंग भी है, टैलेंटेड भी है। ये 5 स्किल अगर आपको है तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर इसमें इविल माइंड ऐड हो गया तो आप संसार के लिए खतरा है बहुत बड़ा। समझ रहे आप? देखिए अब ये पांचों चीजें बहुत गलत तरीके में जाएगी, जैसे ना फ्रॉड कैसे करने के नाम जाए, जिसको लोग बाद में वेब सीरीज बना के हीरो बना देते थे। हाँ जी चलिए। हाँ जी, लेकिन आर्गुमेंट हो सकता है। आर्ग्यूमेंट कर लो, आप प्रूव कैसे करेंगे? कानून क्या मांगता है? सब एविडेंस है आपके पास? नहीं है तो छोड़ दी। यस, एविडेंस चाहिए हमारे पास। हाँ जी। आप साइन कर रहे हैं, बिल्कुल है, आप नीचे साइन कर रहे हैं, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है ऑडिट, आप इसको लाइटली मत लीजिए। दूसरी बात, आपने जो डॉक्यूमेंट साइन किया ये परमानेंट हो गया अभी। आप 10 साल बाद ये नहीं बोल सकते कि मैंने ऐसे ही साइन किया था। उसके बेस पे अगर किसी ने डिसीजन लिया है, और मतलब मैं आपको सिंपली बताऊं, अगर मैंने कोई ऑडिट रिपोर्ट पे साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उसके ऊपर रिलाई करके आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, और कल जाके एसबीआई में कोई फ्रॉड निकलता है, तो आप ऑडिटर भी स्यू कर सकते हैं, ऑडिटर के खिलाफ भी केस दर्ज कर सकते हैं। इवन आईपीसी के अंदर भी 420 465 के अंदर भी जा सकता है ये मैटर। इज इट क्लियर? वहां पे भी आप केस फाइल कर सकते हैं। यस, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है, यहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हैं। Forget about Companies Act, वो तो पेनल्टी लगाएगा ऑडिटर को, लेकिन you can also file a case against an auditor as an investor that we have in a bona fide belief relied upon the audit report presented by the auditor, but he has failed to report the correct picture of the company. That's why misrepresented us by indulging himself in a collusion with the management. उसको दोनों को अंदर है।
ऑडिटर, देखिए एक बात क्लियर है, जिस दिन ऑडिटर मुसीबत में आया तब तक डायरेक्टर जेल में जा चुके, ये कंफर्म याद रखना। जिस दिन ऑडिटर पे मामला आया डायरेक्टर जेल में जा चुके, ये क्लियर? हाँ जी, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज पड़ रहा है। सब लोग हैं मेरे साथ? चलिए, तो ये दोस्तों ले देखिए, ये सिलेबस है आपका। तो ये जो मैंने आपको जर्नी बताया ये आपका सिलेबस, बस इसमें हम अभी क्या पढ़ेंगे, टेस्टिंग कैसे करने का, उसकी मेथड क्या क्या है, ऑडिट रिस्क क्या है, रिस्क के अंदर टाइप क्या आते हैं, इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल पे भरोसा कब रखने का, कब कंट्रोल पे भरोसा नहीं रखने का, सैम्पलिंग कब करना चाहिए, कब सैम्पलिंग नहीं करना चाहिए, ऑडिट रिस्क क्या होती है, रिस्क को एनालाइज कैसे करने का, रिस्क ज्यादा है कि कम है कैसे समझने का, फॉर्मूला है क्या कुछ, सब्जेक्टिविटी है क्या, क्या ये केस टू केस वेरी करेगा क्या, मटेरियलिटी क्या होती है, ऑडिट का रिपोर्ट कैसे बनता है, रिपोर्ट की टाइप क्या क्या होते हैं, फॉर्मेट है क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, यस ना? एक अच्छी बात यह है आपके सिलेबस की कि सिलेबस बहुत प्रैक्टिकल रखा है और फाइनल में बहुत काम में है। फाइनल में आपको बहुत अलग पढ़ना नहीं पड़ेगा। एनी डाउट्स टिल नाउ? चलिए सर, अपना अभी सिलेबस के प्रति जो अपना रहेगा डिस्कशन वो कैसा रहेगा? ये नोटबुक है, सॉरी ये क्वेश्चन बुक है जो आपको मैं दूंगा, इसका नाम भी वही रखा अपन ने, विद रेड थीम ओनली, ताकि आपको ग्रीन जीएसटी के लिए और रेड ऑडिट के लिए, ये याद रखना, ये लाइन याद है ना सबको? मेरी नहीं है लेकिन ये अच्छी लगी लाइन इसलिए लगी बस। ठीक है, चलिए एक बार जरा नाम पढ़ लिया ना चैप्टर्स के। कौन सा चैप्टर आपको सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है, नाम देखते? यस, आई न्यू इट, मेरे बच्चे पैसा सुन लेते। सबसे सबसे क्रीम काम इसमें जो है वो किसमें है? तूफान पैसा है, मतलब तूफान पैसा है, बैंक की जॉब में भी और बैंक के ऑडिट में भी। क्यों? उनके पास पैसा है ना। बात समझे आप? समझेंगे नहीं? बाकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये वो 4-5 सेक्टर है जो कमाते, बाकी रोते ही रहते, ट्रेडिंग वाले साल भर रोते रहते। बैंक का क्या है, लोग लोन लेना बंद करेंगे क्या? और होम लोन मतलब 50 लाख का सीधा 1.5 करोड़ भरना है, समझेंगे? 20 लाख लोन लेता है वो पर्सन, रिपेमेंट कितने का कर रहा है? 50-55 लाख। इतना क्या मिल रहा है बैंक को? इंटरेस्ट। सर्विस कुछ देना है नहीं, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। इज इट क्लियर? अब इसमें से मैंने आपको कौन से कॉन्सेप्ट बताए, अब आपको समझा कि जो हमने डिस्कस किया सब किसका पार्ट था सिलेबस? डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल ऑडिट, इंडिपेंडेंस इसके अंदर आता है। इंडिपेंडेंस मतलब क्या? एथिक्स। आपको एथिक्स फॉलो करने हैं। एथिक्स में क्या आएगा, एथिक्स कैसे फॉलो करने हैं, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आराम से, बिल्कुल ठीक है। एथिक्स के अंदर क्या क्या आता है, क्यों एथिक्स फॉलो करने हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। यस, कंप्लीशन और रिव्यू क्या होता है ये भी हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी एक नया चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बताऊंगा ऑडिट हॉस्पिटल का कैसे करना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। ट्रस्ट का कैसे करना है, क्लब का कैसे करना है, क्लब मतलब यहाँ पे एनजीओ की बात हो रही है, टू अवॉइड योर क्रिएटिविटी। हाँ जी, पार्टनरशिप फर्म का कैसे करना है, एलएलपी का कैसे करना है, हायर परचेस कंपनी का कैसे करना है। तो जनरली सर्विस ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों का छोड़ के बाकी लोगों का ऑडिट कैसे करना है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। आई बात समझ? अरे ऐसा ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बैंक ऑडिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले सर? बैंक का काम क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग, यहाँ पे वो देखेंगे, ठीक है सर। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अभी तक का आपका जो सिलेबस रहा है ऑडिट का,
या अभी तक का जो पेपर पूछा जाता है वो कैसे जाता है मैं बताता हूँ आपको। 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू 30 मार्क्स के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये होता है 14 मार्क्स का। कितना? और ये होता है करेक्ट इनकरेक्ट। क्या होता है? तो अगर देखा जाए तो 44 मार्क्स से एमसीक्यू हो गए टेक्निकली, या एक तरह से ऑब्जेक्टिव बोल लो। यस, अरे बोलो भाई। बचे कितने? 50। इज इट क्लियर? 4 क्वेश्चन आएंगे, 14 मार्क्स। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन, उसके अंदर सब क्वेश्चन। मतलब 4 अरे दैट, अरे बोलो भाई। 3 ये इनका स्ट्रेटेजी होता है। टोटल कितने? ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे? कितने हो गए? 50। आई बात समझ में? 4 4 3 3 2 2 2 2 3 3 भी हो जाता है कभी, हो सकता है मतलब। इज इट क्लियर? अभी तक तो हुआ। हाँ, कुछ जगह पे ये भी होता है 4 4 8। ये कहाँ पे होता है? ये जो मैंने बोला ना, ऑडिट ऑफ अ क्लब, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, उधर ये होता है। 8 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं और एक सिनेरियो देते हैं। अभी मतलब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार, पता है क्या? क्या एक ना परसेप्शन इस सब्जेक्ट के बारे में बच्चों के दिमाग में, क्या इसको बड़ा बदनाम करके रखा बच्चों ने। इसका रीजन भी मैं वो भी बताऊंगा आपको क्यों। पता है कि ग्रुप 2 में आता है, तब तक बच्चा थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है। ग्रुप 1, कुछ लोगों को ग्रुप 1 ठीक से हुआ रहता है, कुछ लोगों ने किया नहीं रहता है, घरे घरे में खत्म किया रहता है, तो उनको गिल्ट या प्रेशर भी रहता है कि मेरा बाकी है, मेरा बाकी है, मेरा बाकी है। यस। फिर वो ग्रुप 2 जब आता है तो जितना चाहिए वो सब्जेक्ट को न्याय देते नहीं, जस्टिस नहीं देते, और फिर बोलते क्या है कि भाई मेरा ठीक से यार वो तो देखा ही नहीं, किया ही नहीं, हुआ ही नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, इतना इंटरेस्टिंग नहीं, जीएसटी जैसा बोल लो या अकाउंट जैसा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, टर्म्स नए हैं, तो बच्चे इसको बोलते बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। इसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। वो करते 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 एग्जाम आ जाती है, वो होता ये एक दूसरा हो गया। इज इट क्लियर? बाकी कोई रीजन नहीं। तो अगर आप लॉजिकली देखो तो 4 4 3 3 से अगर हम बात करें, तो अगर आपके एक एक डेढ़ भी मार्क कटता है तो आराम से आप इस सब्जेक्ट में निकल रहे हो। यस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, अब आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपका फर्स्ट बैच है जहाँ पे न्यूजीलैंड से, तो आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वेबसाइट, कोई कुछ भी बोले, किसी पे भी आपको विश्वास रखना नहीं है कि पेपर पैटर्न ये रहेगा। इज इट क्लियर? सिर्फ और सिर्फ आईसीआई पे विश्वास रखना, बराबर? हाँ, अभी तक के उन्होंने कोई रिलीज नहीं किया है कि हम किस तरह से पेपर रिलीज करेंगे, लेकिन जो आपका मॉक पेपर आएगा, एमटीपी जिसको बोला जाता है, सुना होगा आपने, उसमें पिक्चर क्लियर हो जाए। मॉक में जैसा पैटर्न रहेगा, मेरे हिसाब से वही पैटर्न एग्जाम में आना चाहिए। इज इट क्लियर? दूसरी बात, मुझे पर्सनली लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो भी वो ये पैटर्न को चेंज नहीं करेगा, जो है वो चलने दो। हाँ, अंदर का क्वेश्चनिंग का पैटर्न बदलेगा। और अब हो सकता है कि आपको 6 मार्क के लिए एक केस स्टडी आ जाए। क्या आ जाए? ऊपर एक केस स्टडी दी रही, नीचे आपको उसके आंसर। इज इट क्लियर? ऐसा ना, अब ये भी हो सकता है कि ये जो केस स्टडी एमसीक्यू में आ जाए। यस। या अगर उनको लगे कि एमसीक्यू के अंदर और थोड़ा अलग पूछते हैं, तो अदर देन एमसीक्यू भी उसको पूछ सकते। एनीथिंग कैन नो हैपन। इज इट क्लियर? जी हाँ, कुछ भी हो सकता है, तो आपको तैयार हर सिचुएशन के लिए रहना। इज इट क्लियर? ओके सर, अभी हम क्या करेंगे थोड़ा बता दो। देखिए, आपके लिए हमने ये भी बना लिया है क्वेश्चन रेफरेंस। ये जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सिर्फ ये सब जो है ये न्यू सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे स्लिप की जाए एग्जाम्पल। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 एश्योरेंस एंगेजमेंट देखना है, 2 3 4 पे आ जाइए। तो ये कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल का और क्वेश्चन नंबर है इस बुक का जो आप देख रहे हैं। तो आपको अगर स्पेसिफिक ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, जैसे यूट्यूब वीडियो नहीं देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना है, पूरा वीडियो देखे ज्ञान देने का टाइम, पूरा वीडियो का समझ में आ गया, पूरा चैप्टर समझ में आ गया मुझे सिर्फ सर रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो, बात खत्म।
सर क्या ऑडिटर की लिमिटेशन है वो नहीं समझ में आ रही, तो देखो ये 5 क्वेश्चन कर लो, आपकी जिंदगी सक्सेसफुल आसान हो जाएगी। इजी क्लियर? आ रही बात समझ में? तो आपको यहाँ पे YouTube वीडियो भी मिलेगा, YouTube शॉर्ट्स भी मिलेगा, जो चाहिए। इजी क्लियर? पूरा ज्ञान चाहिए तो वो है ही। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट है ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी जिन्होंने प्रीवियसली बैच किया था, आधा कॉन्सेप्ट पता है, बीच में मेरे को प्रॉब्लम है, इतने में ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप सीधा उस पॉइंट पे, इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादातर और रिवीजन पे टाइम फोकस दे सकते हैं। इज क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईएस्ट चांस ऑफ क्वेश्चन रिपीटेशन इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाना बहुत टफ होता है, क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत मुश्किल एग्जामिनर पे, इतना आसान इसलिए इसमें रिपीट होने की चांस बहुत ज्यादा। सिर्फ नाम बदलते और छाप देते, नाम बदलते और छाप देते, आपको उसको बहुत अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपन ने क्वेश्चंस और वो सब डिस्कस कर लिया। अब आते हैं, आइए थोड़ा चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए। चैप्टर नंबर 1 क्या है आज? फिर होता है ना गवर्नमेंट ऑडिट, वो भी अच्छा डिफेंस सेक्टर बोल के नहीं होता, उसे गवर्नमेंट ऑडिट बोल के एक अलग से नाम दिया गया है, उसमें सब कुछ है। हाँ तो वो लिस्टेड नहीं है, तुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए तो तेरे पास एक टूल है, 10 रुपए में दुनिया हिला, राइट टू इंफॉर्मेशन, मात्र 10 रुपए फीस। कितनी? 10 रुपए की फीस है, 10 रुपए में फीस के साथ एप्लीकेशन करो, जवाब तेरे घर पे आ जाएगा। जो भी देखो पूछना है, जैसे तुझे पूछना है कि 2023-24 इस वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, यस, भारत सरकार ने कितना पैसा खर्च किया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऊपर नए इक्विपमेंट परचेस कर, जवाब आ जाएगा। अभी तो ईमेल भी शुरू कर दिया, और विथ सिग्नेचर, हाँ ऑथेंटिक, ऐसे नहीं कुछ भी, विथ सिग्नेचर आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी को कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है? ठीक, सब लोग जाग रहे हैं क्या? पावर नैप हो गए क्या? अरे जो सोया तो उसको पूछना। दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको, मॉड्यूल के अंदर हर लाइन एक एमसीक्यू का पोटेंशियल क्वेश्चन, मॉड्यूल की हर लाइन एमसीक्यू का पोटेंशियल क्वेश्चन, इसलिए हमारा प्राइम और फर्स्ट फोकस होगा, पूरा मॉड्यूल हम क्लास में कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे? आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ मॉड्यूल पढ़ना है और लक्ष्य करना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मॉड्यूल पढ़ना है और लक्ष्य करना है, और नोटबुक जो अपन बनाएंगे क्लास। आई बात समझ में? और कुछ नहीं पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉड्यूल लीड्स टू डिलीशन ऑफ द पोटेंशियल एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे ये जो है ये जीएसटी की तरह नहीं चल रही है, जीएसटी में कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उस लॉजिक से आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर लाइन कुछ कहती है अपने आप, उसका रिलेवेंस है। इज क्लियर? तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको उस शब्द का, उस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया तो स्किप नहीं कर सकते, इसलिए हर लाइन हम क्लास में कवर करेंगे। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, संयम रखना होगा। कई बार मैं जानता हूँ, आई एम ऑल्सो देयर, हम जब उधर बैठते हैं तो हमें लगता है यार क्या पढ़ा रहा है, इतनी आसान तो चीज है, क्यों बोर कर रहा है, वही पैरा पढ़ रहा है पूरा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, उसके अंदर है कुछ। ठीक है, ये जिन्होंने बनाया है उन्होंने 20-20, 25-30 साल दिए, तब ये करिकुलम बनाने के लिए वो एलिजिबल हुए, समझा? तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ओके, चलिए दूसरी बात, अपना अपना मार्कर, अपना अपना पेन और पेंसिल लाएंगे, प्लस कोई किसी को मार्किंग करने के लिए नहीं बोलेगा, बाय व्हाटसोएवर कैपेसिटी एंड इन सो व्हाटएवर कैपेसिटी। समझ में आ गया ना? हाँ, प्लीज माझ्यासाठी थोडं करून देना मार्किंग। यस, समझ में आ गया? मैं ऐसे, चलिए देखिए, एक सिनेरियो पढ़ रहे, समीर अ यंग सीए एस्पिरेंट टेक्स इंटरेस्ट, समीर एक सीए एस्पिरेंट आप लोग की तरह सीए कर रहा है, टेक्स इंटरेस्ट इन इवेंट्स हैपनिंग अराउंड हिम, ओके, बिजनेस एंड फाइनेंशियल डीलिंग्स ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंटरेस्ट हिम वेरी मच,
he regularly reads newspaper like Times वगैरह, publishing mainly business and economic news. He also keeps track particularly on such news on social media handles. जैसे कि अभी इंस्टाग्राम पे, अब ठीक है ये लोग बोलते हैं ऐसे ही बदनाम करने के लिए कि अभी इंस्टा पे यंग क्राउड जो है वो सिर्फ नहीं, ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए आता, ऐसा नहीं है। कई बच्चे मैंने देखे जो बिजनेस फाइनेंस की न्यूज भी फॉलो करते हैं। यस, एक मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये जो सीनियर लोग है ना, मैं नहीं आता उसमें सीनियर, अपन तो सीनियर मतलब अब वो 40, ये लोग जो नहीं कर पाए, जो छोटे बच्चे कर रहे हैं, कभी कभी वो चीज को ब्लेम करते हैं, ये मैंने देखा है। मतलब भाई वो नहीं कर पाए, वर्क लाइफ बैलेंस, तो छोटे बच्चे कर पा रहे हैं तो वो उसको थोड़ा ब्लेम करते हैं, क्या फायदा, पढ़ाई करनी चाहिए, क्यों जिम जा रहे हैं, पढ़ाई करनी चाहिए, तुम ही लोगों को करना चाहिए होते ना। तो ऐसा होता है। तो ये बच्चा देखिए समीर सोशल मीडिया पे भी क्या पढ़ रहा है, बिजनेस एंड, कितना समझदार बच्चा है। ड्यूरिंग द लास्ट 1 year he has been he has seen audited financial results of many companies listed on stock exchange being published in newspaper। देखा है कभी आपने इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, उधर देखो बैलेंस शीट पब्लिश होती है। यस, वो पढ़ रहा है बच्चा, बहुत होशियार है। he also visited websites of some companies to go through their annual reports। the annual reports also inter alia contain audit reports signed by chartered accountants। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अपन एक शेयर देखते हैं इधर, कौन सी कंपनी है, इसकी मैं एक साल की पोजीशन देख रहा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे भाई 4165, क्या रेट था, कब था ये रेट देख लीजिए आप, एक साल पहले का रेट देख लीजिए आप, 19 दिसंबर 2022 का 4075, 4075। अचानक इंडियन बैंक का न्यूज है, कहाँ आ गया, कहाँ पर नीचे, बाद में किधर आ गया, 1194। आज वहां से रिकवरी करके आज भी किधर तक आया, सिर्फ ये ट्रैक करता था समीर। इसे क्लियर, आप में से कई बच्चे करते हो, नहीं करते होंगे तो कीजिए, बिजनेस समझने के लिए, बराबर है। समझा कि समीर क्या कर रहा था, आगे बढ़ते हैं। सॉरी ऑनलाइन में शेयर नहीं कर पाया, यस, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। He was eagerly tracking financial results of IT company. The annual audited results of company were declared on one Friday evening. However, shares of company took a beating on Monday as soon as markets opened. Curiously led him to find reason for such adverse market reaction. He got to know that audited profits of company were below market expectations, and auditors had remarked adversely on some matters which was not taken kindly by the markets। मतलब लिख दिया ऑडिटर ने कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, और कंपनी के शेयर क्या हो गए। अब समीर बोल रहा है कि ऐसा क्या लिख दिया ऑडिटर ने कि कंपनी के शेयर क्या हो गए, कोलैप्स। On one of his uncles were expanding business and needed funds to meet his business expansion requirements. Anticipating urgent financial needs, he approached a bank. Credit officer of bank requested audited financial statements of past years of business to consider his loan application। मतलब ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायर टू ऑब्टेन लोन, क्या ना से लोन लेना है तो क्या चाहिए आपके पास, बैंक क्या मांग रहा है, ऑडिट रिपोर्ट। क्यों मांग रहा है, तो बैंक क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है, उसका ट्रस्ट किस पे, मतलब बैंक क्या बोल रहा है कि अब मुझे तेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तू एक ऐसे पर्सन के पास जा जो हम सबसे फाइनेंस, इकोनॉमी, कॉस्टिंग, एफएम, लॉ, टैक्स, इन जैसे चीजों के अंदर एक्सपर्ट है, और जिसके सिग्नेचर के ऊपर बियॉन्ड रीजनेबल हम ट्रस्ट कर सकते हैं, या कोई गलती नहीं। ऐसा कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन है, आई बात समझ में, इज इट क्लियर और नॉट, यस है ना। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रिपोर्ट इशू करता है उसका नाम क्या है, ऑडिटर। इसलिए बैंक भी आंख बंद करके विश्वास करता है। मुझे सुबह या दोपहर में फोन आया था 12 12:30 के आसपास, बोले सर वो ऑडिट रिपोर्ट में भेज दो आप, हम इनको लोन हमने इनका अप्रूव कर दिया है। सॉफ्ट कॉपी थी, सॉफ्ट कॉपी होती है ना ऑडिट रिपोर्ट, स्कैन कॉपी पे होगा, फाइनल रिपोर्ट आपके पास ओरिजिनल होगा तो दे दीजिए, हम इन्हें लोन डिसबर्स कर देंगे।
मैंने कहा बाकी सब चेक कर लिया? बोले सर आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर टर्नओवर दिख रहा है 22 करोड़ का। आपने ऑडिट किया है मतलब खत्म हो गई बात सर, सीए ने ऑडिट किया है, पूरा पूरा विश्वास है, आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। अब वो 22 करोड़ एक्चुअल है कि नहीं है, कि ऐसे क्लाइंट ने लेके आया मैंने साइन मार के दे दिया, बैंक कुछ चेक नहीं कर रहा, क्योंकि बैंक का ट्रस्ट है। सीए ने साइन किया है बोले तो सीए ने सब चेक करके साइन किया। लेवल ऑफ ट्रस्ट समझ रहे हैं? इज इट क्लियर? इसलिए ये ट्रस्ट को मेंटेन रखो, भरोसा कभी टूटने मत दो। ऐसा मत, भरोसा कैसे होता है पता है ना, कांच की शीशी की तरह, जो एक बार टूट गया है तो फिर से जुड़ नहीं सकता, तो इसको तोड़िएगा मत, भरोसे को मेंटेन रखिए। इज इट क्लियर? ये डमी आर्टिकल वाले यही काम करते हैं, भरोसा तोड़ देते हैं, फिर बाद में अपने जैसे लोगों को प्रॉब्लम होता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। He was also thinking that companies must be paying taxes on profits shown in their audited financial statement. A few months back, he was reading a news report pointing out substantial increase in direct tax collection of government, as highlighted in budget. Higher taxes paid by companies on the basis of audited results may be a significant contributing factor to such increase in direct tax collection. He thought in his mind, okay, he was wondering upon enormous responsibility of auditors in this regard. He kept on pondering over significant role of auditors in economy and nation building. So you should carry this proud that yes, you are the person who tells the client to pay the tax. अभी एडवांस टैक्स का डिस्कशन हो रहा है, अभी घर पे जाके इकोनॉमिक टाइम्स पे कभी सर्च करना एडवांस टैक्स कलेक्शंस। 15 दिसंबर was the last day to pay the advance tax, third installment. Okay, there is 20% growth, 20% ग्रोथ हुआ है। किसने भरवाया? हमने भरवाया, हमने भरवाया। संडे के दिन काम कर, संडे के दिन टूर्नामेंट का मेरा बीच में गैप, मैच के बीच में जाके आया वहां से, चलन निकाल के दिया। ऐसा ना हो लेट हो गए कुछ लोग, कुछ लोगों का नहीं कर पाए हम 15 के अंदर, ऐसा ना हो, पर फिर भी चलन निकाल के दिए और लोगों को फोन कर करके बोला, लोग एग्री नहीं हो रहे थे, हमने रिक्वेस्ट किया उनको भरो टैक्स। आज भी एक बच्चा लगा हुआ था, 100 बार उसको लोग ताने देते, काय का टैक्स कितने बार भरने बोलते हो, साल में 4-4 बार टैक्स भरता है कि कोई? बच्चा समझा रहा है, नहीं सर कैसे रहता है कि 100 रुपए का जो टैक्स है वही आप 25-25 करके भर रहे हैं, 100-100-100-100 ऐसे 4 बार 400 नहीं भर रहे हैं, 100 को ही आप 25-25 करके भर रहे हैं, इससे आपका इंटरेस्ट कम लगेगा। उसका फायदे की बात हमारा आदमी समझा रहा है, और देश के लिए रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नेशन बिल्डिंग। ये काम हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। इज क्लियर? इसका प्राउड फील होना चाहिए। आ रही कि नहीं बात समझ में? चलिए अब बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अप्रिशिएट किया है ना कि अभी एक सीए की साइन मेरे साइन से ज्यादा, ऐसा ना इसकी प्रैक्टिस आप नोटबुक के पीछे करते हो तो होपफुली, ऐसा ना नहीं तो पता चली की शेर व शायरी लिखी है आपल्या नोटबुक दुसऱ्यांचे नाव आहे, अरे अजय मित्रांचे। चलिए अब why do such real life complex situations highlight, sorry, what do such real life situations highlight? Such instances underline the importance of auditing in today's complex business environment. इतना कॉम्प्लेक्स होते जा रहे बिजनेस एनवायरनमेंट कि किसी को किसी पे भरोसा नहीं है, इसलिए उसको सबको क्या चाहिए भी, हमारा जो भी इशू है उसको क्या करा के दो, ऑडिट करा के दो। बी इट इन्वेस्टर्स desirous of investing, underline word investors, shareholders anxious to know financial positions they have invested in, banks or financial institutions which want to lend the funds to the creditworthy organization or government। तो कौन कौन लोग निकाले हमने साइड में यहाँ पे? ऑडिट फॉर कौन कौन है? इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर, तीसरे कौन है? बैंक, बैंक्स एफआई साथ में ही ले लो, और बाद में कौन है? इनको बोला जाता है सबको इंटेंडेड यूजर्स। क्या बोला जाता है? मतलब इनके लिए आप क्या बनाते हो? ऑडिट रिपोर्ट। इनके लिए आप क्या बनाते हो? ऑडिट रिपोर्ट। ये यूज करेंगे ना आपका ऑडिट रिपोर्ट, अरे समझे कि नहीं? आप ये देख रहे हो, आंख बंद करके लोग भरोसा करो। अब इसकी दो वजह, एक तो कुछ समझता नहीं, 90% यही सच है, दूसरी बात जिनको समझता है वो डाउट ले नहीं सकते, क्योंकि आप जो डाउट ले रहा है उससे ज्यादा नॉलेज काउंटर पार्टी, तो लोग डरते डरते बात करते। जैसे कोई मेरा ऑफिस का भी बच्चा है तो उसको डांट देंगे नहीं, कैसा है उसने। अब एक बच्चे ने बैलेंस शीट बनाया था तो बैंक वाला उसको पूछ रहा है, क्रेडिटर तूने इतने क्यों बताया?
डेटर्स ऐसे क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ड्राइंग तो इसकी 3 ही लाख दिख रहे, तो साल भर में 3 लाख में इसका घर कैसे चलता होगा, ऐसे इसको ट्रैक कर रहा है नहीं। तेरा क्या कंसर्न है भाई, हमारा घर 3 लाख में चले कि 30 लाख में चले, इज इट क्लियर। ड्राइंग ऐसे वैसे है। फिर वो बच्चा बोले सर ये मेरे को बहुत तकलीफ दे रही है, मैंने कहा लाओ सर फोन लाइए, बोले हाँ सर बोलिए क्या दिक्कत, अरे नहीं सर कुछ नहीं, वो उसने भेजा मुझे बैलेंस शीट कर देता हूँ लोग। काउंटर पार्टी से डीलिंग करना है, तो फिर अगर वो मुझे पूछेगा क्रेडिटर्स इतने क्या है, तो उसको बोलूंगा ठीक है सर आपको जो भी ऑब्जेक्शन है कि इतने क्रेडिटर क्यों है और आपके हिसाब से क्या होने चाहिए, ऐसा आप मुझे मेल लिखिए, मैं मेल में जवाब देता हूँ, और वो फ्रेम ही नहीं कर पाए, प्रॉब्लम हाईलाइट नहीं कर पाएगा ना, समझ रहे हैं आप बात। तो ये भी एक होता है, इसलिए आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखा जाता है। उसके बाद में ट्रेड यूनियंस अंडरलाइन करना, इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी का भी एक मैटर चल रहा है मेरे पास, लॉस बाय फायर हो गया, कंपनी में आग लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, यस, अब कंपनी बोल रही है, क्लेम निकाला हुआ था फायर इंश्योरेंस, अब ये अपनी जो कंपनी वो इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या मांग रही है, क्लेम, लॉस बाय फायर का एडजस्टमेंट किया ना आपने, चार चार इफेक्ट होते थे इसके, ऐसा कुछ हाँ वही, इज इट क्लियर, हाँ लॉस ऑफ स्टॉक हो सकता, तो उसका यहाँ पे इशू हो गया। अब कंपनी क्या बोल रही है, आपके ऑडिटेड बैलेंस शीट में कितना स्टॉक दिख रहा था, 4 करोड़ का, तो 8 करोड़ का कैसे चला, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझे कि नहीं, तो आप जितना डैमेज मांग रहे उतना स्टॉक में तो दिखे, मैंने कहा ढोकले सुन, आग लगी है जून में, बैलेंस शीट देख रहा है तू मार्च का, कैसे मैच होगा, बोले जून का दे दो, मैंने कहा डेली नहीं बनता बैलेंस शीट भाई, डेली बनता है क्या, कहाँ से मैच होगा वो, फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक में, फिर मैंने नहीं बोले फिर सीए से सर्टिफाई करके लाओ। भाई जब मैंने चेक ही नहीं किया तो मैं सर्टिफाई कैसे करूँ, आग लगी 25 जून को, तो 25 जून का 24 जून का बैलेंस शीट मुझे साइन करना है, मैंने 24 जून का स्टॉक ही जब चेक नहीं किया तो मैं साइन कैसे करूँ, फिर हमने थोड़ा मैथमेटिकल लिया कि क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का इतना, इसके बाद परचेज कितना हुआ क्वांटिटी में, सेल कितना हुआ क्वांटिटी में, स्टॉक कितना आना चाहिए क्वांटिटी में, ऐसा सिंगल एंट्री वाला थोड़ा हेयर देयर करके लॉजिक लगा के हम उस फिगर तक आए, टेंटेटिवली इतना स्टॉक हो सकता है, फिर भी बोले ये भी सीए से लेगा, फिर मैंने ये लिखा अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट एंड वेरीफाइड बाय अस व्हिच डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज एज फॉलोज, अपने पावर आगे ना, सुरक्षा कवच, सही है ना, अरे ऐसा ना, तब जाके उसको चैन आया और इंश्योरेंस वाले ने बोला ठीक है हम देखते हैं अभी क्या करने का, क्लेम अभी तक आया नहीं, अभी सिर्फ देख रहे हो, इज क्लियर। फिर उन्होंने अगली प्रोसेस चालू की, आग कैसे लगी, क्या लगी, फिर फायर का ये क्यों नहीं था, आपके पास इक्विपमेंट क्यों नहीं थे, ये क्यों नहीं था, वो क्यों नहीं था, ऑल दैट, इज क्लियर, कितनी देर में कॉल किया फायर ब्रिगेड को, सो तो ट्रेड यूनियन जो है ये भी एक अगला पॉइंट है जो लोगों को जरूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रेड यूनियन निगोशिएट करते हैं, किसके साथ निगोशिएट करते हैं पता है आपको, कंपनी के साथ, हमारी सैलरी क्या कहो, तो वो कंपनी का वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगती है कि आपका ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, ऑडिट रिपोर्ट में कितनी दिख रही है टर्नओवर, मतलब ऑथेंटिक, राइट, so can you figure out the reason behind such reliance, it is due to the fact that audited FS provide confidence, underline the word, to users, audited financial statement provide assurance to user who may take their decisions on the basis of such audited financial statement, तो आप क्या देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं यूजर्स को, और क्या देते हैं, एश्योरेंस, भरोसा, ट्रस्ट, हम है ना, हम देख लेंगे ऐसा। Audited financial statement to users who may take their decisions on the basis of such audited financial statements, ठीक है, herein lies the importance of auditing, you can very well understand how significant the role is, yes sir हम समझ रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्विंग मल्टीट्यूड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज being carried out equally dynamic legal and regulatory environment, अभी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा बिजनेस मॉडल जहां पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, क्या है, जैसे कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, एक लिस्टेड कंपनी को कई सारे रिस्ट्रिक्शन है, क्या है ना, चलिए सिंपल सी बात पूछता हूँ, अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते, बराबर, अगर
201 हो गए तो क्या हो? डीम टू बी बराबर। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं थी, प्राइवेट, हजारों लोगों से डायरेक्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट किए। अभी उसके फाउंडर की डेथ हुई, पता है? सहारा। इस वजह से तो अंदर थे, बिहाइंड द बार्स। एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, एमबी वैली, नाम सुना होगा? एमबी वैली प्रोजेक्ट था। मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी क्या हो जाता है लोगों को। अनदर एग्जाम्पल, पुणे के फेमस बिजनेसमैन डीएस कुलकर्णी। पुणे इज हब ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पता है क्या आपको? पेंशनर्स, पेंशनर, लेकिन लालच जाता नहीं पेंशनर्स का। बैंक में एफडी का रेट 9% था। डीएस के साहब ने बोला मैं 13% दूंगा ईयर, कितना दूंगा? सैलरीड एम्प्लॉय, अरे वो 4% ज्यादा मिल रहे ना, 4%। लालच। बैंक छोड़ के किसके पास गए? प्राइवेट पर्सन के पास। उसने 2-3 साल दिया, बीच में आ गए डेमो। डेमो मतलब डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन में धंधा हो गया कोलैप्स, पैसे दे नहीं पाए। सब लोगों ने उठा के इकोनॉमिक ऑफेंसिव में केस डाल दिया। इकोनॉमिक ऑफेंसिव एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। और क्या केस डाला कि इन्होंने हमारे साथ किया, तो हर पर्सन ने अलग अलग केस रजिस्टर किया। फिर जाके पता चला गवर्नमेंट को, अच्छा ये प्राइवेट होके लोगों से पैसा ले रहे, मतलब तुम तो एक तरह से पब्लिक कंपनी चला रहे हो। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 पीपल विदाउट द परमिशन ऑफ सेबी, एनएसई, एवरीवन, ऐसा ना? चलो आओ अंदर। बोले माझा मुलगा होता कंपनी, मी वहिनीच्या नावावर, चला वहिनी, सगळे तीनों अंदर है। और एक टाइम पे, मतलब आज भी मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, जो बिजनेस उन्होंने क्रिएट किया, उनके काफी वीडियोस फेमस थे, मैं भी सुनता हूँ। आई वाज शॉक कि कैसे ऐसी मिस्टेक हो जाती है लोगों से, कैसे हो जाती है इतनी बेसिक चीज जब तुम, और 15,000 करोड़ का नेटवर्क, कैसे मिस्टेक हो जाती है? आई एम नॉट श्योर। या तो लोग बहुत डेयरिंग करते हैं हायर, या फिर बिल्कुल ही, मतलब आई एम नॉट श्योर। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, इसको क्या बोला जाता है? रेगुलेटरी, ऐसा ना? where all laws are operating strictly, where all laws are operating strictly, where all laws are operating strictly. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब ये ऑडिटिंग का ओरिजिन है थोड़ा सा, ठीक है? देखिए, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बिफोर यू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, लेट्स ट्रैवल बैक टू द टाइम टू नो ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। कब से चालू हुई ऑडिटिंग? इज हैज एग्जिस्टेड इवन इन एंशिएंट टाइम्स इन मेनी सोसाइटीज इंक्लूडिंग इंडिया। लॉजिक है भाई, जहाँ पे हिसाब किताब आएगा वहां पे गड़बड़ होगी, जहाँ पे गड़बड़ होगी वहां पे गड़बड़ को चेक करने वाला कोई चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, नहीं तो क्या होगा फिर? इसको इंग्लिश में वर्ड है किकबैक। सुनिए अभी क्या होता है किकबैक, जाने का। ये 5 चीजें बोली ना आपको, नॉलेज, इंटेलिजेंस, पता है ना? इसके साथ क्या नहीं आना चाहिए? तो ये 5 चीज जिसमें है, उसमें छठा आता है तो क्या होता है? देखो, ये केस है, मुंबई का ही मेरा एक क्लोज परिचित आदमी, उसने मेरे को बताया था, तो मेरे को लग रहा है कि वो खुद करता होगा जो हिसाब से उसने बताया। एडवोकेट क्या काम कर रहे हैं, कुछ लोग क्या काम कर रहे हैं जाने का। जैसे अभी ये फोर फॉक्स की कंपनी, यस ना? इनकी कंपनी में जाने का, देखने का, स्ट्रिक्ट ऑडिट करने, स्ट्रिक्ट। हाँ, उन्होंने बोला चाय, चाय नहीं पीऊंगा, आपके पैसों की नहीं पीऊंगा, हम खुद बाहर जाएंगे, चाय पी के आएंगे, सब खाना आपके पैसे से नहीं खाएंगे, हम खुद जाएंगे और सिंपल खाना खाएंगे। तो 2-3 दिन एकदम, समझ रहे आप, माहौल बनाने का, फिर निकालेंगे। ये क्या, आपने तो प्राइवेट रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन किया है, आर्म्स लेंथ प्राइस से ज्यादा है। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब फेयर मार्केट प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस क्यों बोलते? सुन लो, ये दोनों आर्म्स की जो अपने हाथ होते हैं, इसके हैंड की साइज क्या होती है? सेम। आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो ए से मैंने 100 रुपए के लिया, बी से भी 100 रुपए होना चाहिए। जब आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो ये गलत है।
ये पॉइंट ढूंढने का, समझे क्या? अरे ये गलत है। कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज है उसके अंदर घर के भी लोगों के नाम दिख रहे हैं, ये भी गलत है, सब निकाल ले बराबर। मैनेजमेंट को बोल रहे देखो ये गलत है, मैनेजमेंट डर जाता है, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर प्लीज कुछ सॉल्यूशन दीजिए। देखिए भी ऐसा है, अब ये तो सब रिपोर्ट होगा, एनएसी में जाएगा, आरओसी में जाएगा, आपका क्रिमिनल चार्ज भी लग सकता है, इंडियन पिनल कोड की भी प्रोविजन है, 20-20 साल करके 2 बार जेल भी हो सकती है, 40 साल के आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 2 बार कैपिटल पनिशमेंट, प्रॉब्लम है सर। सर हिंट यही देता है, किसको? मैनेजमेंट, समझे आप? देखिए सर बताइए आप, मैं हूँ इधर शाम तक, बताइए क्या करना है, फिर ये आएगा सर बोलिए क्या कैसा करना है। माझं काही नाही हो, तुमच्या वहिनीला ऑडी पाहिजे, तुमची वहिनी मागे लागली ऑडी आर बाकी काहीच नाही, ऑडी आर फक्त बस। अब ऑडी आर ये भी देखते हो, खतरनाक होते हैं लोग, ये देखते पहले अंदाज बोलते हैं ना इसको, वो मान गए ऑडी आर इनके ना सीरियल वीडियोस में देखा फ्लैट, ये खुखार लोग होते हैं, खुखार खुखार समझते हैं आप? तो वो देखते रहते कि और क्या क्या मिल सकता है, ऐसा ना वो भी करते सीरियल वीडियोस का फ्लैट है ना, काय छोटू लगी द्यायला जायला पाहिजे, पल्सर नाही ना तो ती निंजा मागतो ना, पल्सर नाही, पल्सर तर घेतली होती, त्याला जमत नाही, त्याला निंजा पाहिजे, आणि दीदीला पण यायला जायला ना एखादी फॉर्च्युनर व्हॅली बरे, ऐसा कर करके पूरा इंडिपेंडेंस खत्म कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस ना? इस तरह से लोगों ने मिसयूज किया प्रोविजंस का, और इंडिपेंडेंस और एथिक्स को पूरी तरीके से खत्म किया कुछ लोगों ने। इस वजह से इंस्टीट्यूट थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, और इंस्टीट्यूट ने बोला अगर कोई भी सीए इंडिपेंडेंट नहीं दिखाई दिया अपने बिहेवियर में और अपने काम में, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाई, और डिसिप्लिनरी कमेटी सीधा कोर्ट मार्शल करेगा उसको, his name will be removed from the register, मतलब he is no more a CA, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस जाएगा, प्लस उसके बाद में जो सीओपी होता है आपका हो जाएगा आपका, प्लस आपके खिलाफ अलग से एक्शन भी होगी, जिसमें यू मे हैव टू गो बिहाइंड द बार, जेल में। इज इट क्लियर? यस ना? यस। तो ये पुराने जमाने से नाटक चल रहा है, क्योंकि तब से हिसाब किताब था, चोरी करते थे लोग, इसलिए तब से कौन था? ऑडिटर। तो रेफरेंस ऑडिटिंग का जो कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के अंदर काफी गिना, मतलब नामी नाम है ना, 4th century से, it talks about fixed accounting year and a process for closure of accounts and audit. Concept of periodical checking and verification existed even those times. Even there are references in his monumental work to misstatements in financial statement due to abuse of power. ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर लेना, 4th century में। समझे आप? अब ये ऑडिटर आया कहां से? तो ये आया लैटिन वर्ड से, जिसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है टू हियर। एमसीक्यू के लिए मार्क करेंगे इसको। In medieval times, auditors used to hear the accounts read out to them and check that employees were not careless or negligent. Industrial revolution in Europe led to astronomical expansion in volume of trade and consequently demand of the auditor. जैसे अभी बिजनेस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, जैसे अचानक 2017 में एक लॉ आया जिसके बाद सीएलओ की डिमांड बहुत बढ़ गई, ऐसा ना? ऐसा ना? यस। जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता था अचानक से लेक्चर देने लग गए, यार हम भी उन्हीं में से। 15 दिन तक मुझे कुछ नहीं आता था जीएसटी का। यस, चलिए। और काफी लोगों को आज भी नहीं आता है, बता ले। यस, उन लोगों ने जीएसटी की प्रैक्टिस छोड़ दी है, क्योंकि जीएसटी और अर्लियर लॉज में बहुत फर्क है। चलिए, सो ऑडिटर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। कमिंग टू रिसेंट हिस्ट्री, फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश इन 1860। अंडरलाइन करेंगे एमसीक्यू के लिए। मतलब ब्रिटिश लोगों को लगा, देखिए ये बात तो है कि ब्रिटिश लोगों ने काफी अत्याचार किया, किसी भी तरीके से उनको हम समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ सिस्टम्स उन्होंने लगाए जिसको हमने बाद में कॉपी किया, ये भी बात माननी होगी है, ये सर। अब कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट ये वर्ड कहां से किसने किया?
ब्रिटिश ने किया। कई सारी आज भी बिल्डिंग्स जो उन्होंने बनाई उसी में अपना कामकाज चल रहा है, उसी पैटर्न से चल रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? आज भी कोर्ट में माय लॉर्ड बोला जाता है। इज इट क्लियर? ये पता लगे भाई, महाराष्ट्रियन रेफरेंस में साहेब बोला जाता है, या जो भी है। अगर आप देखो नासिक वगैरह में जो कोर्ट का कामकाज चलता है, जो हम थोड़ा बहुत करते काम, जब साहब बोलते हैं साहब ऐसे तैसे, तो समझ जाते। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप देखोगे तो टेक्निकल वर्ड आज भी जो ब्रिटिश छोड़ के गए वही यूज हो रहा है, माय लॉर्ड। ऐसा ना, लॉर्ड का मतलब क्या होता है? भगवान। इज इट क्लियर? तो हम आज भी वो कर रहे हैं। चलिए, having both accounting and auditing function. Later on, Office of Auditor General was given a statutory recognition. Presently, आज ये काम कौन कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको प्यार से कहा जाता है C&A। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट कंपनीज है, वो सारी कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, ये जो भी है उसका ऑडिट कौन करता है? C&A। कौन करता है? C&A, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर। इज इट क्लियर? ऐसा ना? तो ये क्या करता है? जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनका ऑडिट कराते हैं कि, और उनका ऑडिट कराने का काम इनको दिया गया है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनका ऑडिट कराने का काम इनको दिया गया है। ये चेक करते सब कुछ बराबर हो रहा है या नहीं। इन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैम निकाला था, 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, याद होगा? ऐसा ना? ऐसा ना? अब वो स्कैम था नहीं था इसके बारे में भी कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि वो स्कैम था, लेकिन क्या था मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट में। CNDG ने क्या किया? CNDG का कहना था स्पेक्ट्रम मतलब फ्रीक्वेंसी, पता है? अब ये देखिए, ऑडिट के अंदर ना थोड़ा जनरल नॉलेज भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको सामने वाले की मिस्टेक निकालनी, तो यू हैव टू बी स्मार्ट देन। ये तो आपकी बात क्यों मानेंगे? अगर आपका छोटा भाई या छोटी बहन आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो क्या हो सकता है आपके साथ? आप जस्ट इमेजिन, कदम कदम पे बेइज्जती। छोटा वाला होशियार है, बड़ा वाला कुछ काम करना। दीदीला नाही एवढं, आमची छोकुलेली हुशार। ऐसा ना, दीदी की बेइज्जती होती है कदम कदम पे, ऐसा ना? तो ये चक्कर है। तो 2G 3G स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी होती है, थोड़ा नॉलेज रखिएगा। हाँ जी सर, फ्रीक्वेंसी जिससे आप बात करते हैं, बराबर। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है कि ये स्कैम कैसे हुआ? CNDG ने पर्दाफाश किया। क्या हमने ऑक्शन किया? फ्रीक्वेंसी का क्या किया? ऑक्शन। तो एक गवर्नमेंट है जिसने ऑक्शन किया, वो ऑक्शन जब हुआ तो गवर्नमेंट ने वो चीज 20,000 करोड़ में बेच दी। मतलब ये फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए कि आप वोडाफोन है, वोडाफोन ये जो फ्रीक्वेंसी है 2G स्पेक्ट्रम की, अभी तो 5G चल रहा है। स्पेक्ट्रम मतलब फ्रीक्वेंसी, बराबर। तो ये फ्रीक्वेंसी जो जा रही है, इसका जो लाइसेंस है हम आपको दे रहे 20,000 करोड़। क्या आ गया? CNDG, प्रसन्न CNDG वो आ गया, मुझे पूछा कितने में दिया? 20,000। 1.5 लाख में लेने के लिए लोग खड़े थे। मैंने कहा वो आई क्यों नहीं फिर, जब बिडिंग चल रही थी? आपने बताया नहीं। ऐसा मेरे पे आरोप है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट के ऊपर CNDG इल्जाम लगा रहा है। तो CNDG एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये बात समझ लिया। तो गवर्नमेंट की भी ऊपर, समझ में आएगा लॉजिक? कितना बड़ा इंपॉर्टेंट उनको जिम्मेदारी दी गई। अब खास बात सुन लो, इफ आई एम अ प्राइम मिनिस्टर, यू कैन फ्रेम चार्ज अगेंस्ट मी एंड द आईएनई, हाउ कैन आई अपॉइंट यू देन? मैं मेरे सेटिंग के हिसाब से लोग लाऊंगा ना, कल को अपने ऊपर ही नहीं किया। मैं तो देख लूंगा ना कौन है भी आपने सेटिंग का, कौन है भी। हाँ भी तू आजा, तू बैठ जाएगा आपने बोलूंगी। तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, इसलिए CNDG का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। देखिए मैं प्रैक्टिकल पे नहीं जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल इनसाइट की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए। तो CNDG कैन इवन पॉइंट आउट द मिस्टेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर, दैट्स व्हाई प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट अपॉइंट CNDG। CNDG का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वोटिंग होता है, पता है आपको? एक कॉम्प्लेक्स इलेक्शन का सिस्टम है, 1/3 ये वो ऐसा वैसा करके निकलता है, जिसमें जिसके जितने ज्यादा MLA थे वो राज्य को उतना वेटेड एवरेज सिस्टम से निकलता है। सुना होगा शायद, तो समझे आपको? यस। और लास्टली फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अपने को अगर ज्यादा CA लोग चाहिए, ज्यादा ऑडिटर चाहिए, तो एक अलग से बॉडी बनाओ। और ये ऑडिटर का जो काम है, इसके सबके बस की बात नहीं है। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, इन लोगों को पढ़ाई ऐसी देनी पड़ेगी
जो सबसे ऊपर हो, फाइनेंस की ये लोग एक्सपर्ट हो, इसलिए एक अलग से बॉडी बनाओ। और वो बॉडी को बोला इंडिपेंडेंस के बाद, क्या मिलने के बाद, क्या क्या चाहिए भी आपने को, भाई सर हिसाब किताब के लिए अकाउंटेंट चाहिए। अच्छा, और वो गड़बड़ करेंगे तो उनको चेक करने के लिए कौन चाहिए, ऑडिटर। यस, तो ये अकाउंटेंट के ऊपर की चाहिए, इसलिए उनका नाम क्या रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसा ना हो कि तुम्हारी एक एसोसिएशन बनाओ, तुम ही सिलेबस बनाओ, तुम ही बच्चों को रिक्रूट करो, तुम ही उनको पास करो, अच्छा उनको तैयार करो, ट्रेनिंग दिलवाओ, फिर मार्केट में छोड़ो, ताकि वो लोग जो हिसाब किताब करते उनके ऊपर चेकिंग करें। और उस बॉडी का नाम क्या रखा गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और वो बनाई गई 1940। आई बात समझ, इस तरह से अपना जन्म हुआ है। ठीक है, आपकी चेहरे की मुस्कान और हाथों के इशारे बता रहे हैं कि मेरा जाने का वक्त आ चुका है, आ गया। ठीक है, कल अपन सुबह ले लेते, कल से हमें क्या बोल रहे समझा नहीं, शेड्यूल आ गया, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, ठीक है। ओके, आज 9 के बाद मुश्किल है, क्यों, आपका सुबह क्लास होता है 9 बजे तक, कहाँ से, मुश्किल, मुश्किल है, 9 लेट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।